स्टार्ट हो गया? हाँ सर। ओके सर, चलो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। हाँ, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग थ्योरी ऑफ मार्केट में बात कर रहे हैं सर आजकल। और थ्योरी ऑफ मार्केट में हम लोग जिस पर्टिकुलर एरिया में अभी बातचीत कर रहे हैं, दैट इज प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। अब डिफरेंट मार्केट का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे सर, है ना? डिफरेंट मार्केट मतलब एज पर कंपटीशन, एज पर कंपटीशन। याद है ना आप लोगों को कंपटीशन कितना तरह का होता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली। हाँ सर, मार्केट को इसी तरह से कंपटीशन वाइज डिवाइड किया गया है, क्योंकि मार्केट मतलब जहाँ पर काफी सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है। ऐसे हम लोग मार्केट के बारे में बहुत डिटेल्स में इंट्रोडक्शन लेवल में बात कर चुके हैं, मतलब थ्योरी ऑफ मार्केट का। नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, हाँ सर, लोकल मार्केट, शेयर मार्केट, बहुत सारा मार्केट के बारे में बोले। बट जो मेन एरिया है इकोनॉमिक्स में, दैट इज ये जो मोनोपोली है, ये जो परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट है, ये जो मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है। लास्ट मतलब प्रीवियस जो लेक्चर्स हुआ था सर, उसमें मैंने आपको मोनोपोली का डिटेल्स बोला था, याद होगा आपको? अगर याद नहीं है तो रिवाइज जरूर करें। लेकिन आज मैं आपको मोनोपोली नहीं, आज मैं आपको ऑलिगोपोली बताऊंगा। ऑलिगोपोली बताऊंगा, मोनोपोलिस्टिक बताऊंगा, और मोनोपोली रिलेटेड भी कुछ बातें जरूर करूंगा सर। तो चलो स्टार्ट करें ना, तो आपको एक एक करके ऑलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक के बीच में डिफरेंस क्या है, ऐसे प्रीवियस लेक्चर बहुत जरूरी था। जो लोग प्रीवियस लेक्चर कर चुके हो, ठीक है, या फिर उससे प्रीवियस में जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन भी अगर हो चुका है, बहुत बढ़िया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम लोग इस मार्केट के क्लास में देख पा रहे हैं सब, हमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो समझ में आ रहा है कि एक सिंपल बात है, परफेक्ट कंपटीशन का अगर मैं बात करूं, तो परफेक्ट कंपटीशन में से फॉर एग्जांपल जैसे जो जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं फिश मार्केट या वेजिटेबल मार्केट को एग्जांपल के तौर पे लूं, ठीक है, तो फिश मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में ये चीज देखा गया कि जो फिश बेचने वाले लोग हैं सर, ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेबल्स बेचने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो प्राइस डिसाइड करता है, ठीक है, मतलब जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जैसे कि कोई ग्रोसरी मार्केट में जो ग्रोसरी स्टोर वाले हैं, ये अपने हिसाब से दाम डिसाइड नहीं कर पाता है, ये मार्केट फ्लो के हिसाब से दाम डिसाइड कर पाते हैं। और हम लोग इसके ऊपर नए कॉन्सेप्ट डिस्कशंस कर चुके हैं विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस कि फार्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। याद होगा आप लोगों को? मतलब यहाँ पर मार्केट तय करता है, इंडस्ट्री तय करता है कि दाम क्या होगा, और जो बिजनेसमैन हैं, जो फार्म बिजनेस करते हैं या फार्म में बिजनेस करने के लिए अपना दुकान चलाते हैं, ये जस्ट मार्केट को फॉलो करता है, जस्ट मार्केट को फॉलो करता है। मतलब आप अपना मर्जी नहीं चला सकता कि भाई आज तो मैं आलू 100 टका बेचूंगा, हाँ आज तो मैं आटा 500 टका केजी में बेचूंगा। दे कांट डिसाइड, बिकॉज इस मार्केट का नेचर ही ऐसा है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो लोग बिजनेस करते हैं, इसका नेचर ही ऐसा है, बिकॉज ये ऐसा मतलब चीजों का बिजनेस करते हैं जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर भी है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी है। मतलब अगर कोई बोलेगा कि भाई, जैसे मानो एक सिंपल बात करते हैं, लास्ट दिन किसी क्लास में मैं समझा, इस चीज को समझा रहा था स्टॉक मार्केट लेक्चर्स में, तो वहां पर एक एग्जांपल था, एक आर्बिट्रेज बोल के कॉन्सेप्ट था, ठीक है, आपको आर्बिट्रेज नहीं बताऊंगा अभी। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का था कि मानो कि कोई कोस्टल एरिया में एक बंदा था जो कोस्टल एरिया में फिश कलेक्ट करता है। तो जिसका कोस्टल एरिया में घर है, वो क्या करेगा, कोस्टल एरिया में फिश कलेक्ट करेगा। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पूछता हूँ, कोस्टल एरिया में फिश सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा? प्लीज चलो जल्दी बताओ। सर सस्ता। ऑब्वियसली सस्ता, है ना? अब कोस्टल एरिया में भी लोग फिश पसंद करता है, तो ऑब्वियसली है, लेकिन जो कोस्टल एरिया से थोड़ा सा दूर में है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर दूर में एक दूसरा सिटी है, ठीक है, तो क्या, जैसे कोलकाता, कोलकाता कोस्टल एरिया में नहीं है, हाँ कोलकाता में गंगा है, वो अलग बात। मानो कि कोस्टल जो समुंदर वाला है, जैसे यहाँ पर आसपास में समुंदर कहाँ है, बॉकखाली में है, बॉकखाली में है, फिर आपका दीघा में है।
तो मानो वहां से फिश कलेक्ट करके आप कोलकाता में आके बेचोगे। बात को समझो सर, ठीक है। तो ये बड़ा इजी बिजनेस है ना, कि भाई कल आज आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, भाई 100 रुपीज में खरीद के कल आप 150 रुपए में कोलकाता मार्केट में बेचोगे। 100 टका में आप कोस्टल में केजी में खरीद के 150 टका में आप सिटी मार्केट में बेच सकते हो। नो डाउट 50 टका प्रॉफिट कर सकते हो। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि कल जैसे दूसरे लोगों को पता चलेगा भाई इस बिजनेस में प्रॉफिट है, तो दूसरा बंदा भी फिश लेके मार्केट में आपके साइड में बैठ सकता है। फिर कल तीसरा बंदा भी आके बैठ जाएगा, कल परसों चौथा बंदा भी बैठ जाएगा, इजीली बैठ सकता है। बिकॉज ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहां पर बेरियर्स ऑफ एंट्री नहीं है ना। आप किसी को थोड़ी ना बोल सकते हो कि भाई तुम मेरे बगल में आके मछली मत बेचना, बिकॉज इतना भी महंगा मार्केट नहीं है कि कोई दूसरा या तीसरा या चौथा बंदा वो बिजनेस कर नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली इस मार्केट में एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है, और फिर मार्केट में प्राइस का, मछली का दाम क्या हो जाएगा। पहले आप अकेला बेचते थे, फिर दूसरा तीसरा चौथा आ जाएगा, तो मछली का दाम मार्केट में क्या होगा, बढ़ेगा कि गिरेगा, बोलो। कुंभे। सिंपल है ना। पहले अगर 150 रुपीज में आप मार्केट कोलकाता मार्केट में बेच रहे थे, कल अगर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा, मतलब दुकानदार हो जाएगा तो 140 टका केजी हो जाएगा, 130 टका केजी हो जाएगा, है ना, कंपटीशन। तो ये जो दाम कम हो गया, क्या आपकी इच्छा से हुआ, मतलब क्या दुकानदार की इच्छा से हुआ सर, बोलो। नो सर। एग्जैक्टली सर, यही मार्केट की इच्छा से हुआ। तो इसमें यहाँ पर क्या हो गया, इंडस्ट्री प्राइस मेकर हो गया, है ना, इंडस्ट्री प्राइस मेकर हो गया। तो यही तो खेल है। ऑलरेडी मैं परफेक्ट कंपटीशन आपको डिटेल्स में समझा चुका हूँ। फिर हम लोग लास्ट दिन मोनोपोली पढ़े थे, याद है ना सर। अब मोनोपोली मार्केट में क्या पढ़ा आप लोगों ने, मोनोपोली मार्केट में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि फार्म और इंडस्ट्री एक ही है। जो फार्म है वही इंडस्ट्री है ना सर। जो फार्म है वही इंडस्ट्री है। जैसे कि इंडियन रेल, यहाँ पर प्राइस टेकर और प्राइस मेकर सेम है ना। तो इंडियन रेल टिकट का दाम क्या, मतलब कौन से दाम में टिकट का प्राइस डिसाइड करता है, ये इंडियन रेल खुद ही डिसाइड करता है। ऐसा आईआरसीटीसी उसके बिहाफ में काम करता है, बट आईआरसीटीसी गवर्नमेंट का ही एक कॉन्सेप्ट है ना। तो ये इंडियन रेल का अपना है, वो दाम बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। और क्योंकि इंडियन रेल का मोनोपोली है, क्योंकि उसका दूसरा कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। गूगल, गूगल का सब्सटीट्यूट प्रॉपरली तो नहीं दिखेगा आपको। आईफोन का सब्सटीट्यूट नहीं है, आईफोन का कोई सब्सटीट्यूट मॉडल नहीं है। सर क्या बोलते हो, इतना सारा फोन तो है सर, एंड्रॉयड के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, आईफोन तो आईफोन ही है ना। एंड्रॉयड के बीच में कंपटीशन है, एंड्रॉयड के बीच में कंपटीशन है, जिसमें एंड्रॉयड में सैमसंग ले सकते हो आप, एंड्रॉयड में आप नोकिया ले सकते हो, नोकिया छोड़ो यार बेकार है, मतलब एंड्रॉयड के पर्पस में आप मी का फोन ले सकते हो, साउमी, रियलमी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, ऑलिगोपोली हो जा रहा है, मोनोपोली नहीं। क्या सर समझ में आ रहा है ना, ये ऑलिगोपोली है। यहाँ पर वेरी फ्यू सेलर्स आ गया, सिंगल नहीं। लेकिन आईफोन वाले तो एक ही हैं, इसलिए अपनी मर्जी से वो मोनोपोली की तरह मार्केट में प्राइस डिसाइड कर लेता है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप एक चीज समझ पा रहे हो। अच्छा, मोनोपॉलिस्टिक, मैं लास्ट दिन ये भी बताया था, मोनोपॉलिस्टिक कैसा है। मोनोपॉलिस्टिक का एग्जांपल बहुत अच्छा था सर। जैसे मानो मार्केट में जो लोग थोड़ा सा यूनिक, ऐसे इसका भी नंबर ऑफ सेलर बहुत ज्यादा है, बट नॉट लाइक वेजिटेबल सेलर, नॉट लाइक फ्रूट सेलर, नॉट लाइक fish sellers, not like them. They have some unique product, still large number of seller and large number of buyer, but they have some uniqueness. जैसे कि साबुन, साबुन बेचने वाले, मतलब मार्केट में जो सोप बेचता है, बेकरी वाले, मार्केट में जो बेकरी वाले हैं ना, नंबर ऑफ बेकरी ओनर आपको बहुत दिखेगा, बट नॉट लाइक फिश मार्केट में जैसे इतना है। जितना फिश वाला दिखता है, जितना वेजिटेबल वाले दिखते हैं, इतना बेकारी वाला नहीं दिखता, मतलब जिसका ब्रेड का फैक्ट्री हो, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बिजनेस में नंबर ऑफ सेलर कंपेरेटिवली हाई है बट नॉट वेरी हाई, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको मोनोपॉलिस्टिक कैरेक्टर नजर आता है। और ये डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई कौन से मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है और कौन से मार्केट में आउटपुट कैसे डिसाइड होता है। आउटपुट का मतलब कब तक आपको प्रोडक्शन चलाते रहना चाहिए, मार्केट डिमांड के हिसाब से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ाया था लास्ट दिन आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से आपको कब तक बिजनेस में प्रोडक्शन बनाते रहना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको
प्रोडक्शन में मार्केट डिमांड में गड़बड़ दिखा तो आपको बिजनेस में प्रोडक्शन को बंद कर देना चाहिए। प्रोडक्शन बंद करने से लॉस से आप बचोगे, है ना। सुपर प्रॉफिट कब करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट कब करोगे, चलो बताते चलो बताते 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 पागल हो जाओगे आप लोग भी। ये परफेक्ट कंपटीशन मैंने करवा दिया था, मोनोपोली में लास्ट दिन समझाया आप लोगों को, है ना सर। मोनोपोली आपको लास्ट दिन में समझाया, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, जिसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली। मैं आपको ऑलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक यही सब चीज आज थोड़ा बताऊंगा सर, ठीक है। तो चलो थोड़ा ध्यान से देखें, सिंपल नोट्स में आ जाए। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी मैंने लास्ट दिन आपको समझाया था, जिसमें आपको मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप समझाया था। काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने आपको इस पॉइंट में आके थोड़ा छोड़ दिया था, छोड़ा था मतलब लास्ट क्लास को मैंने कंप्लीट किया था। और ये पॉइंट क्या था कि सर एक मोनोपोली फार्म किस लेवल में सुपर प्रॉफिट करता है, किस लेवल में लॉस हो जाता है उसको, ठीक है, और किस लेवल में वो नॉर्मल प्रॉफिट करता है, ठीक है। ये चीज मैं लास्ट दिन आपको कराया था और फिर ये ग्राफ को मैं समझा के आपको छोड़ा था। अगर कोई डाउट रहेगा मैं जरूर आपको एक बार वापस बता दूंगा, बट आई डोंट थिंक कि आपको डाउट है, ठीक है। जिसमें एवरेज रेवेन्यू, एवरेज टोटल कॉस्ट से जितना देर तक ज्यादा रहेगा बिजनेस, उतना सुपर प्रॉफिट लेवल में रहेगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट लेवल में एक मोनोपोली बिजनेस को रहने के लिए, मोनोपोली बिजनेस इन द सेंस जैसे कि गूगल जैसे बिजनेस, गूगल जैसे बिजनेस का क्या स्पेशलिटी है कि क्योंकि इसका मोनोपोली है आईफोन, ठीक है, ये एकदम पूरा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में चलता है। अच्छा एक चीज आप लोग मुझे बता सकते हो, गूगल भी मोनोपोली चलाते हैं, आईफोन भी मोनोपोली चलाते हैं, और इंडियन रेल भी मोनोपोली चलाते हैं, आईआरसीटीसी। बट क्या आप लोग मुझे गूगल आईफोन के साथ आईआरसीटीसी का फर्क समझा सकते हो? मतलब इसमें ना एक इकोनॉमिक पॉलिसी का फर्क है, इकोनॉमिक सिस्टम का एक फर्क है। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम कितना होता है वर्ल्ड में, तब हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम यू कैन फाइंड आउट इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, कितना तरह का इकोनॉमिक सिस्टम नजर आता है? प्लीज टेल मी सर, जिसको समझ में आता है बोलो। कितना तरह का इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में देखने को मिलता है? ऐसे ये बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिन लोगों ने कर लिया वो जरूर बताया, और जो नहीं किया वो भी बता सकते हो। बोलो कितना तरह का इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में नजर आता है? सर 3। क्या क्या बोलो बोलो। कैपिटल कैपिटलिस्ट, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट, मिक्स और सोशल। वेरी गुड सर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स, थैंक यू सर, ठीक है। ये इंडियन रेल के साथ गूगल और आईफोन के बीच में इंडियन रेल भी मोनोपोली चलाता है, और गूगल आईफोन भी मोनोपोली चलाते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, गूगल आईफोन कौन से सिस्टम के थ्रू से काम करता है, और इंडियन रेलवे कौन से सिस्टम के थ्रू से काम करता है? बोलो सर बोलो। सर गूगल आईफोन कैपिटलिस्ट और इंडियन रेलवे सोशलिस्ट। अरे सर सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। गूगल एंड आईफोन कैपिटलिस्ट, इनके पास पैसा है, इनके पास इनोवेशन है, और ये अपने हिसाब से सुपर डुपर प्रॉफिट की तरह सोचता है, ठीक है। इनको ना सोशल काम नहीं करना है। जैसे इंडियन रेलवे अगर चाहेगा ना, भारत में रेल का इतना डिमांड है, रेल का टिकट का दाम डबल भी कर सकता है तो भी रेल में प्रॉफिट होगा। जितना टिकट का प्राइस है अगर उसका दाम डबल भी हो जाए तो भी इंडियन रेलवे सर्वाइव कर जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इतना डिमांड है। मतलब अगर जैसे नॉर्मल लोकल ट्रेन का अगर मैं टिकट का प्राइस देखूं, तो लोकल ट्रेन में टिकट का प्राइस 100 किलोमीटर तक आप चले जाओगे ना लोकल ट्रेन में, 100 किलोमीटर तक का भाड़ा हार्डली 35 टका है, 35 रुपीज 100 किलोमीटर जाने का खर्चा लोकल ट्रेन।
यही चीज अगर आप कोई बस लेके जाओगे तो आपका खर्चा पड़ जाता है कम से कम 120 के आसपास। लोकल लोकल थोड़ा सा बस कम से कम 100 से 120 तक आपका भाड़ा पड़ जाएगा। वहीं पर आप ट्रेन में सफर करोगे, ऐसे वेस्ट बंगाल में ट्रेन कम्युनिकेशंस भी अच्छा है, बस कम्युनिकेशंस भी अच्छा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग के एंगल से वेस्ट बंगाल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर रेल भी अवेलेबल है और बस भी अवेलेबल है। और बस में अगर आप 100 किलोमीटर दूर जाओगे ना 120 टका में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वही चीज आप इंडियन रेल के थ्रू से जाओगे तो 35 टका में पहुंच जाओगे, 35-40 मैक्सिमम। इवन अगर आप एक्सप्रेस भी करोगे ना, अगर आप लोकल बस तो छोड़ो, अगर आप एक्सप्रेस भी करोगे लोकल ट्रेन की जगह, एक्सप्रेस या सुपर फास्ट भी करोगे तो भी 100 किलोमीटर जाने का भाड़ा 120 नहीं होता है। सुपर फास्ट ट्रेन में जाओगे जो मिनिमम स्टॉपेज के साथ आपको डेस्टिनेशन में पहुंचाएगा, उसका भी भाड़ा 100 रुपीज हार्डली होता है, लेकिन नॉर्मल बस का भाड़ा 120 टका हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि रेलवे कितना सोशलिस्टिक वे में चलता है, क्योंकि रेलवे यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने नहीं आया है, रेलवे को सर्विस भी देना होता है। ठीक है, सिर्फ बिजनेस करना इसका इरादा नहीं है। इसीलिए रेलवे सोशलिस्टिक मॉडल को फॉलो करता है, जिसमें पब्लिक वेलफेयर भी वो देखता है कि हर किसी को रेल का बेनिफिट मिले, हर कोई रेल के थ्रू से अपना सर्वाइवल प्रोसेस, अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसका जो भी जरूरत है वो पूरा कर पाए। लेकिन क्या गूगल या आईफोन ऐसा सोचता है क्या? नहीं सर, वो क्यों सोचेगा? एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो ऐसा नहीं सोच सकता। क्या आईफोन ऐसे सोच रहा है कि भाई हमारा आईफोन सबके लिए अवेलेबल हो, तो कल से हम लोग जो आईफोन का दाम 1 लाख है उसको हम लोग 10,000 में या 20,000 में अवेलेबल कर देंगे, ताकि आईफोन का मजा हर कोई उठा पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सो तो यहाँ पर एक चीज तो हो गया ना सर, इस स्टोरी से वन थिंग इज वेरी क्लियर कि भाई चाहे आपका बिजनेस का मॉडल कुछ भी हो, ऐसे इंडियन रेलवे सोशलिस्ट के साथ साथ कैपिटलिस्ट भी है। मतलब एक्चुअली इंडियन रेल मिक्स कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। ऐसे इंडियन रेलवे में ऐसा भी कुछ ट्रेंड चलता है, ऐसा भी कुछ सिस्टम है जहां पर वो हाई लेवल ऑफ चार्जेस भी रखता है। ठीक है, टूर पैकेज वगैरह में बहुत सारा है। तो इंडियन रेलवे थोड़ा सोशलिस्ट थोड़ा कैपिटलिस्ट, बट मेनली सोशल फॉलो ज्यादा करता है। अब बात क्या है सर? सर बात एकदम सिंपल है कि चाहे आप कोई सा भी मॉडल आप फॉलो करो, कैपिटलिज्म फॉलो करो या सोशलिज्म फॉलो करो, लेकिन अगर आप मोनोपोली एंगल में हो, ठीक है, तो आप शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम किस लेवल में रहोगे? शॉर्ट रन लेवल में आपका बिजनेस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि भाई मैं कितना प्रोडक्शन करूं, कितना मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चले और मेरा दाम क्या हो। तो जो कुछ भी हो एक इक्विलिब्रियम सिचुएशंस पे हमें रहना है, ताकि मेरा बिजनेस सर्वाइवल मोड में हमेशा रहे। तो अगर बिजनेस को सर्वाइवल मोड में रखना है, ये चीज मैंने लास्ट दिन भी आपको बताया था कि आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू जब तक इक्वल है, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा पड़ता है और बिजनेस चला के जो रेवेन्यू अर्न होता है, ये जब तक इक्वल लेवल में हो, स्पेशली मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, तब तक बिजनेस इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे रहता है। ठीक है, और इसी इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस करके, इसी इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस करके मैंने आपको ये 3 तरह का प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सुपर प्रॉफिट एंड लॉस एंड एज वेल एज लॉन्ग रन में सिर्फ सुपर प्रॉफिट ही होता है मोनोपोली में। ध्यान रखिएगा बात। अगर मोनोपोली बिजनेस है, बार बार बोल रहा हूं, अगर मोनोपोली बिजनेस है और अगर वो लॉन्ग रन में टिक गया ना, सुपर प्रॉफिट ही करेगा। मोनोपोली क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता है। हर कोई इसलिए गूगल नहीं होता, हर कोई इसलिए आईफोन नहीं होता, और हर कोई मतलब इंडियन रेल भी नहीं हो सकता। तो जो भी हो, अब बात को समझे। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए उसका लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एल फॉर लॉन्ग। हाँ सर, एल इक्वल्स टू लॉन्ग, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही दे दिया सर, मार्केट स्टार्ट करने के बाद ही मैंने आपको रेवेन्यू का क्लास दिया था। सो डोंट आस्क अगेन कि सर रेवेन्यू क्या है, ये बता दो सर। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, दिमाग खराब कर दिया था आप लोगों का मैं। तो अगर बाई चांस आप रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट भूल गए तो बार बार वही रिवाइज कर लो एक बार। सो लॉन्ग, एल फॉर लॉन्ग, तो लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सिंपल, अगेन वही बात है, रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट।
रेवेन्यू मतलब बिजनेस का जो सेल का एरिया है, सेल करके अगर मेरा रेवेन्यू ज्यादा अच्छा अर्निंग होगा कॉस्टिंग से, तो मेरा बिजनेस टिका रहेगा। सिंपल बात है, मेरा बिजनेस टिका रहेगा। एक बात याद रखें सर, अगर मोनोपोली फार्म लॉन्ग रन में टिक गया तो एबनॉर्मल प्रॉफिट करेगा, ठीक जैसे आज गूगल का हाल है, ठीक जैसा आज गूगल, ठीक जैसा आज आईफोन, ठीक जैसा आज IRCTC, ठीक है, मैं और भी नाम ले सकता हूँ, ठीक है, LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट करता है। इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज का अगर मैं बात करूं, LIC इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट करता है, मैं आपको क्या बताऊं सर। मतलब हर कोई डर के मारे LIC कर लेता है, प्रीमियम भी भरता है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। हाँ सर, और LIC वही पैसा मार्केट में लगा के, इन्वेस्ट शेयर मार्केट में लगा के पैसा कमा लेता है। तो LICI भी एक तरह का एबनॉर्मल प्रॉफिट करता है। सर LIC क्या मोनोपोली है? सर एक टाइम तक तो LIC मोनोपोली कर रहा था, गवर्नमेंट है आज भी, लेकिन LIC का इंडिया में अगर मैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट शेयर में बात करूं, तो LICI का कम से कम 65% मार्केट शेयर है अभी भी। लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को जगह दे दिया। तो प्राइवेट इंश्योरेंस, जैसे कि आप लोग टीवी में ऐड देखते होंगे सर, ICICI लॉम्बार्ड, ठीक है, भारतीय आक्सा लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे, आदित्य बिरला सन लाइफ, बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस बिजनेस मार्केट में आ चुका है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, सर उठा के जियो, सुना होगा आप लोगों ने, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सर उठा के जियो, ठीक है, ICICI प्रू, ठीक है, ICICI प्रू ऐसे करके आता है, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मार्केट प्लेयर जो इंश्योरेंस बिजनेस में जिन लोगों को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। और इवन इंश्योरेंस बिजनेस में तो फॉरेन कंपनीज भी आ चुका है, ये आक्सा वगैरह जो है ना, भारतीय आक्सा, ये आक्सा फॉरेन है। तो इसके आने के बाद LIC का मोनोपोली हिल गया है। लेकिन फिर भी अगर करंट सिचुएशंस को देखा जाए, अभी भी मार्केट शेयर में 60% शेयर होल्डिंग टोटल इंश्योरेंस मार्केट में LIC के पास है। दैट्स अ डिफरेंस, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, मोनोपोली किसी का बिगड़ सकता है, अगर उसमें कंपटीशन देने वाले कोई आ जाए तो उसका मोनोपोली बिगड़ सकता है। लेकिन अगर वो मोनोपोली में आ जाता है नहीं सर, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट करके ही छोड़ेगा। और जब भी वो एबनॉर्मल करेगा तो सिंपल इक्वेशन बनता है, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इट इज सो बिकॉज द न्यू फर्म्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट। एक बार जो बंदा अपना मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर लेता है ना, उसका एरिया में एंटर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि न्यू न्यू बिजनेस उसमें कैसे एंटर करेगा, किसी को मना नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बैरियर है। अगर आईफोन आप बना सकते हो तो बनाओ, कौन मना किया? हेलो सर, प्लीज टेल मी, क्या आप लोग, कोई भी, क्या वो आईफोन बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, कोशिश करके देखो। लेकिन एक बार जो मार्केट बना है, अब सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे एक कोशिश किसी की तरफ से है, दैट इज OnePlus कोशिश कर रहा है, से OnePlus थोड़ा सा मीडियोकर मार्केट को लिया है, मतलब आईफोन एंड नॉर्मल एंड्रॉइड के बीच में भी एक मार्केट है, समझ रहे हैं सर? मतलब 10-15,000 का जो एंड्रॉइड मार्केट है और आईफोन का जो 60-70,000 प्लस का मार्केट है, इसके बीच में भी एक मार्केट है जिसको OnePlus ने टारगेट किया। 30 प्लस रेंज का जो है, 30, 50, 40, 27, 25। तो कोई कोई बोल रहा था कि OnePlus में भी आईफोन मार्केट की, आईफोन को टक्कर देने वाला है। हाँ कर रहा है आईफोन को टक्कर, थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, बट इतना आसान नहीं है। अब क्वालिटी इश्यूज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इशू है, आईफोन जैसा क्वालिटी डेवलप करना, ठीक है, और उस तरह का गुडविल बनाना, तो इट्स नॉट इजी सर। मतलब इतना जल्दी आप नहीं कर सकते, समय लगेगा, बट हाँ हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा। जैसे हिंदुस्तान मोटर का मार्केट चला गया ना सर, कुछ भी नामुमकिन नहीं है दुनिया में। हिंदुस्तान मोटर मतलब जो हमारे जो व्हाइट टैक्सी या कोलकाता का जो येलो एम्बेसडर, ठीक है, तो एम्बेसडर का कोई सब्स्टिट्यूट कार इंडिया में बनेगा 90s 80s के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एम्बेसडर का कोई सब्स्टिट्यूट कार आ सकता है। आया नहीं सर। सबसे पहले तो मारुति आया, खुद का इंडिया का ही मारुति, फिर उसके साथ पंच करके सुजुकी, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट कार कंपनी कितना सारा आ गया सर,
हुंडई, होंडा, यू ऑल नो दैट बेटर देन मी, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, यू नो बेटर देन मी। तो माय क्वेश्चन इज दैट ऐसा नहीं कि मोनोपोली, एक जमाने में एम्बेसडर ने मोनोपोली अचीव किया है बहुत ज्यादा, मतलब 1960, 1970, ठीक है, 1980, इवन 1990, इवन 90 to 2000 ऑल्सो, मतलब अप टू 2000 तक एम्बेसडर का मार्केट था। लेकिन ऐसा हुआ कि 2016 में एम्बेसडर कंपनी बंद हो गया, मतलब फैक्ट्री बंद करना पड़ा, अपना गुडविल किसी दूसरे कंपनी को बेचना पड़ा। अभी सुन रहा हूँ कि एक फ्रेंच कंपनी या जर्मन कंपनी के साथ टाई अप करके आने वाला है, बट वो भारत वाला एम्बेसडर तो अभी नहीं है, मतलब बीएम बिरला वाला, एक्चुअली एम्बेसडर बिरला कंपनी चलाता था, बीएम बिरला। तो अभी सुन रहा हूँ कि आएगा, वापस आ रहा है, सुन रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर से स्टार्ट करेगा एम्बेसडर का, इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है, जो भी हो। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि किसी का मोनोपोली भी हिल सकता है, आज समय देना पड़ता है। आज जो आईफोन का मार्केट है, कल आईफोन का मार्केट इतना रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है सर, ठीक है, मार्केट है, कभी भी किसी का पोजीशन हिल सकता है, ठीक है, क्या पता किसका इनोवेशन बन रहा है पीछे, हाँ, कोई नहीं जानता सर, नो वन नोज। लेकिन फिर भी जो एक बार मोनोपोली हासिल करता है ना, वो इसको एंजॉय करता है, ठीक है। LAR must be greater than LAC, फॉर्म इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट पॉइंट ई, जैसे कि ये देखो सर, ये पॉइंट ई देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, ग्राफ को देखो, ध्यान से ग्राफ को देखो, कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जानना जरूरी होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या समझाओ सर, ये तो बचपन का ग्राफ पेपर है, दिस इज योर ओरिजिन एरिया। अब लॉन्ग रन में एक मोनोपोली फार्म कहाँ सुपर प्रॉफिट अचीव करता है, जैसे कि देखो ये मोनोपोली का जो बेसिक ग्राफ है, मोनोपोली का जो बेसिक कार्विंग स्ट्रक्चर है, उसका एवरेज रेवेन्यू जितना बनेगा, यही उसका डिमांड कर्व भी है, एवरेज रेवेन्यू का और वाई एक्सिस के बीच में मार्जिनल रेवेन्यू होता है। और लॉन्ग रन में अगर कभी ऐसा हुआ कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो क्रॉस करके नीचे चला गया, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, मतलब बिजनेस अभी धीरे धीरे बंद के कगार में आ जाएगा। लेकिन जब तक है जान, जब तक है जान मतलब जब तक बिजनेस का मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, जब तक बिजनेस का मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, ये देखो ये रहा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू देखो, एवरेज रेवेन्यू जिस लेवल तक, मतलब दिस एरिया, ये जो एरिया बन रहा है ना सर, इसमें देखो अब एवरेज रेवेन्यू ग्राफ देखो यहाँ पर है, ठीक है। अब इस एरिया को ध्यान दो थोड़ा, जहां तक एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट लाइन के पहले है, मतलब ये देखो, ये रहा कॉस्ट लाइन, ये रहा एवरेज कॉस्ट लाइन, ठीक है, और ये रहा मार्जिनल कॉस्ट लाइन। अब ये जो जोन बना है ना सर, ये देखो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट और ये रहा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जिस एरिया में रेवेन्यू लाइन से नीचे है, जस्ट लुक एट दिस एरिया सर, ये एरिया में आप अगर ख्याल करोगे तो आपका रेवेन्यू लाइन आगे है, स्पेशली एवरेज रेवेन्यू लाइन, एवरेज रेवेन्यू लाइन के नीचे ही दोनों कॉस्ट लाइन विराज कर रहा है सर। एवरेज कॉस्ट लाइन, एवरेज रेवेन्यू के नीचे दोनों कॉस्ट लाइन है, मार्जिनल कॉस्ट भी है और एवरेज कॉस्ट भी है। इसका मतलब यही होता है कि जब तक आपका रेवेन्यू, जब तक आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर देन हालत में है, तब तक आप सुपर प्रॉफिट कर रहे हो। और नॉर्मली लॉन्ग रन में अगर कोई फार्म टिक गया तो वो सुपर प्रॉफिट ही करेगा, जो हमें यहाँ पर OQ आउटपुट में, OQ आउटपुट में लुक एट दिस, OQ आउटपुट, जिसको अगर हम ग्राफिकली देखें थ्योरम वाइज, PCAB, ये जो जोन बना हुआ है सर, PCAB, लुक एट सर, PCAB, ये आपका सुपर प्रॉफिट जोन। इस जोन में आपका रेवेन्यू लाइन इज ग्रेटर देन कॉस्ट लाइन, देखो दोनों कॉस्ट लाइन नीचे, दोनों कॉस्ट लाइन नीचे और एवरेज लाइन हायर। तो जब तक ऐसा है आप सुपर प्रॉफिट, जब कभी ऐसा होगा कि आपका रेवेन्यू लाइन नीचे आ जा रहा है और कॉस्ट लाइन ऊपर चला गया, मतलब कॉस्ट हायर हो गया और रेवेन्यू नीचे जा रहा है,
तब आप ये समझ लेना कि अब आपका बिजनेस धीरे धीरे सुपर प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट से लॉस की तरफ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज नॉट अ एक्सपेक्टेड थिंग, ये कोई भी बिजनेसमैन एक्सपेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन में तब तक इक्विलिब्रियम कब तक है, जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के साथ कट कर रहा है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द एमआर कर्व एंड एआर कर्व फ्रॉम द बिलो, ठीक है। तो ठीक जिस पॉइंट में मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट किया, उस लेवल में इक्विलिब्रियम पैदा हुआ, मतलब बिजनेस तब तक अपने आप को सर्वाइव करा सकता है जब तक उसका कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल लेवल में। अगर कभी ये इक्वेशन नहीं बना, ठीक है, मतलब कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा हो गया, तो फार्म अपने आप को सर्वाइव नहीं करा सकता। सिमिलरली अगर मुझे आप दिखाओ सुपर प्रॉफिट शॉर्ट रन में सेम चीज हुआ है, ठीक है, और लॉस कब होता है, लुक एट सर, देखो आप ग्राफ देखने से समझ में आ जाएगा। लुक एट द कॉस्ट लाइन, लुक एट द एवरेज कॉस्ट लाइन, देखो आपका कॉस्ट हाई है, दोनों रेवेन्यू को देखो आप, लुक एट द एवरेज रेवेन्यू नीचे है सर, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। सो अगर आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से नीचे है तो आपका बिजनेस लॉस में ही ना रहेगा, मतलब आप रेवेन्यू कम कमा रहे हो, मतलब सिंपल बात है 100% रेवेन्यू है तो 120% कॉस्ट है, 120 का कॉस्ट है तभी रेवेन्यू 100 है, तो आपका लॉस होगा ना 20%, सिंपल बात। तो ये सिचुएशंस पीसीएबी का ये जो सिचुएशंस है ना, ये आपको लॉस सिचुएशंस देता है, बिकॉज इन दिस situations your business, your monopoly business average revenue is less than average cost. So when a monopoly firm will incur losses, that means you must understand your average revenue must be less than average total cost. If the demand condition relative to cost condition are not favorable, that means अगर मार्केट में डिमांड कंडीशंस उतना फेवरेबल नहीं है, मतलब मोनोपोली बिजनेस का मार्केट डिमांड नहीं है, से फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान मोटर मतलब एम्बेसडर, आज के डेट में एम्बेसडर कार कौन मांग रहा है सर, कौन चाहते कि उसके घर में एम्बेसडर कार, तो तभी तो जैसे जैसे मारुति, टाटा मोटर्स, हुंडई, होंडा, है ना, वोक्सवैगन, हाँ फिर क्या बोलते हैं उसको, कितना सारा ब्रांड आ चुका है ना, BMW वगैरह, वो सब तो लग्जरी में है ही। जितना 4 व्हीलर मॉडल इंडिया में एंटर करता गया, एम्बेसडर का डिमांड गिरता गया। इसका मतलब क्या हो गया, if the demand condition relative to cost conditions are not favorable to the monopolist firm, it may earn losses also। ठीक जैसे एम्बेसडर को लॉस हुआ है सिमिलर कारण से, जो एक टाइम पे मोनोपोली बना के भी अपने आप को बचा नहीं पाया। ऐसा सिचुएशंस नोकिया के साथ भी हुआ है, जब एक टाइम में मार्केट लीडर होने के बावजूद अपने आप को बाद में बचा नहीं पाए, क्यों, डिमांड के हिसाब से अपना कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पाया। और वही चीज आपको यहाँ पर ग्राफ में भी नजर आ रहा है। बोलो सर, समझ में आ रहा है? हेलो, क्लियर है कि नहीं, थोड़ा बताइएगा हाँ ना। यस सर। ठीक है, ये थोड़ा ग्राफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ग्राफ बाद में भूल जाओगे। तो जब भी घर पे पढ़ो प्रैक्टिस जरूर करो, और प्रैक्टिस करके मुझे PDF बना के भेजो, ठीक है, कलरिंग देके करो, अपना नोट्स बनाओ खुद से, ठीक है, ताकि पढ़ने में भी खुद को भी मजा हो। और देखो सर, सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी क्लैरिटी से होना चाहिए, ठीक है, कि एक मोनोपोली फार्म कब प्रॉफिट करता है, कब लॉस करता है, कब सुपर प्रॉफिट करता है, लॉन्ग रन में क्या करता है, शॉर्ट रन में क्या करता है, ठीक है, क्यों करता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल करते हैं कि मतलब सिंपल क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ट्रू या फॉल्स बताओ कि लॉन्ग रन में मोनोपोली फार्म एबनॉर्मल प्रॉफिट करता है, तो ऑब्वियसली ट्रू। शॉर्ट रन में एक मोनोपोली फार्म सुपर प्रॉफिट करता है, हाँ दैट इज आल्सो ट्रू, बट शॉर्ट रन में लॉस भी करता है, तो नॉट अ फुल ट्रू, इट्स अ हाफ ट्रू। तो क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चंस का क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ के समझो, जो बेस्ट आंसर है वो जवाब देना है। अच्छा सर, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में हम लोग मूव कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, बिजनेस आइडिया को बढ़ाना, ठीक है। अगर आगे जाके अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर भी डेवलप, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, बहुत हेल्पफुल होता है। और चाहे एंटरप्रेन्योर बनो ना बनो,
किसी बिजनेस में एसोसिएट्स तो बनोगे, तो आप उनको सजेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस बढ़ता है तो जॉब भी क्रिएट होता है। सिर्फ जॉब क्रिएट ही नहीं होता, अगर बिजनेस में डेवलपमेंट है तो जो बंदा जॉब कर रहे हैं उनका सैलरी भी इंक्रीमेंट होता है। जहां बिजनेस है, जहां डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस है, वहां जॉब भी है और सैलरी इंक्रीमेंट भी है। जहां बिजनेस नहीं वहां जॉब भी नहीं, और जहां जॉब नहीं वहां जॉब का इंक्रीमेंट भी नहीं। तो सिंपल बात है कि बिजनेस अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेट कैसे किया जाता है? सर डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव वर्ड है, डिस्क्रिमिनेट करना अच्छा बात नहीं है, लेकिन क्या मोनोपोली डिस्क्रिमिनेट करता है लोगों को? हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं जात पात में डिस्क्रिमिनेशन चलता है, हाँ काला गोरा में, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है, काला गोरा में डिस्क्रिमिनेशन है ना, ऐसा चलता है। जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देखें अपने समाज में, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो कोई भी करे हम लोग उसको बहुत ही खराब नजर में देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन तो नॉर्मल सोसाइटी में नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इक्वल नजर में सबको देखना चाहिए। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे समाज में, इंडिया क्यों पूरा वर्ल्ड में, मतलब लड़की लड़का में डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, लड़का हो तो अच्छा, लड़की हो तो खराब, या ऑपोजिट जो भी हो। सर तो क्या मोनोपोली में ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन है क्या? अरे बाबा नहीं। सुनो सुनो, price discrimination occurs when a producer sells a specific commodity or service to different buyers. सिमिलर कमोडिटी डिफरेंट बायर को सेल करोगे ना, तो सबके लिए अलग अलग चार्ज करोगे, और ये नॉर्मल कॉम्पिटिटिव बिजनेस में नहीं होता है, ये मोनोपोली में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा आप कभी नहीं देखोगे कि बाजार में लोग आलू बेच रहा है, किसी एक एक को बेच रहा है 50 टका केजी में, तो दूसरे को बेच रहा है 40 टका केजी में। आप ऐसा नहीं देखोगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर इतना चेंजेस नहीं होता। हाँ हो सकता है कि कोई रेगुलर कस्टमर हो, ज्यादा ले रहा है, तो 50 का चीज 48 में दे सकते हो आप। ठीक है, बट इसका मतलब है नहीं कि 50 का चीज 40 में मार्केट में मिल जाए या 30 में मिल जाए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं चलता, बट मोनोपोली में हो सकता है। जैसे जैसे different price for reasons not associated with different in cost. For example, रेलवे डिस्क्रिमिनेट करता है। रेलवे का डिस्क्रिमिनेशन कैसा है सर? रेलवे का डिस्क्रिमिनेशन कैसा है? जैसे मानो रेलवे, आप देखोगे रेलवे इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है, स्लीपर क्लास के लिए अलग टिकट होता है, 3 टियर के लिए अलग टिकट कॉस्ट, अलग फैसिलिटीज, 2 टियर के लिए अलग, 1 टियर के लिए अलग, है ना, मतलब फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, इवन एरोप्लेन में भी आप देखोगे बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। हाँ सर, समझ में आ रहा है बात? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? सबके लिए इक्वल रखो, अलग अलग क्यों? एसी देना है सबको दो, और नहीं देना है तो किसी को मत दो। क्या बोलते हो सर? अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आवाज दो हमको, बोलो सर। Yes, sir. रेलवे कर सकता है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, लॉयर भी करता है, अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग चार्ज करता है। डॉक्टर भी करता है। रिच अगर पेशेंट्स हो, पेशेंट अगर रिच कैटेगरी फैमिली से बिलोंग करे उनका चार्ज अलग, अगर वो गरीब फैमिली से है तो अलग। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बड़ा कंपनी का ऑडिट करेगा, चार्ज अलग हो जाएगा, नॉर्मल छोटा मोटा कंपनी का ऑडिट करेगा, चार्ज अलग हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट रेट्स फॉर देयर सर्विस दैट वेरी अकॉर्डिंग टू देयर इनकम ऑफ देयर क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट की इनकम के हिसाब से चार्ज करता है। डिस्क्रिमिनेशन है, और यहाँ पर आप रोक नहीं लगा सकते। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, टू एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बिजनेस में ऑलवेज एक लो कॉस्ट, कॉस्टिंग लो करके हाई प्रॉफिट कैरी करने का इरादा। कॉस्ट लो करके हाई प्रॉफिट को ही बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। खर्चा कम, इनकम ज्यादा, और ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके पॉसिबल है। सर कैसे? तो कॉस्टिंग समझाना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं रेल का ही बात करूं, ठीक है,
अच्छा चार्टर्ड का ही एक सर्विस का बात करूं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी का ऑडिट करता है और जब कोई नॉर्मल बिजनेस का ऑडिट करता है, तो नॉलेज वाइज कुछ डिफरेंस आता है क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को? मतलब ऐसा कुछ ऐसा होता है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी के केस में अकाउंट्स का कोई दूसरा थ्योरी अप्लाई करता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई दूसरा अप्लाई करता है? चाहे नॉर्मल बिजनेस हो और चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो फिर वो क्या कर लेता है, अपना वही नॉलेज दोनों जगह में अप्लाई करता है। अगर एमएनसी हो तो हाई लेवल चार्ज कर दिया, नॉर्मल बिजनेस हो तो लो लेवल चार्ज कर दिया, तो अल्टीमेटली लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट हो गया ना। रेलवे देखो, रेलवे जब स्लीपर क्लास लोगों के लिए ट्रेन चलाता है और जो एसी बॉगी में ट्रेन चलाते हैं, प्लेन चलाने का खर्चा उतना ही पड़ता है, ये सर नो? स्लीपर बॉगी चलाने का खर्चा और एसी बॉगी चलाने का खर्चा में क्या फर्क पड़ गया? ट्रेन तो वही है। हाँ, आप कोई बोलेगा सर एसी बॉगी में एसी चलता है तो उसका कॉस्ट इसलिए टिकट में जोड़ देता है, ठीक है। सर बेडशीट वगैरह देता है, हाँ टेलो वो भी टिकट में जोड़ देता है। सर खाना खाने का दाम चार्ज करता है, राजधानी में खाना देता है ना, फूड फूड का चार्ज कर लेता है। लेकिन ओवरऑल जो रनिंग कॉस्ट है वो तो सबके लिए सेम है, चाहे स्लीपर बॉगी को रन कराओ और एसी बॉगी को रन करो, ये इक्विवेलेंट टू ऑल है। एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करेगा उसके लिए, अब देखो ना, एसी चला के एसी का चार्जेस में भी प्रॉफिट कर लेता है, ठीक है। फूड सरवाइव करके फूड सेल करके भी प्रॉफिट कर लेता है, और बेडशीट वगैरह देके भी ना उसका भी दाम चार्ज कर लेता है, करता है, बिल्कुल करता है। तो ये क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चीज वही है, ट्रेन वही दौड़ेगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देके अलग अलग चीज सेल करना। ऐसे तो मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेन के थ्रू से एक जगह से दूसरा जगह में पहुंचाना, लेकिन ट्रेन के अंदर खाना परोसना, सोने का जगह देना, हाँ एयर कंडीशन रूम देना, ये बात तो नहीं था। तो जब बोला कि ठीक है स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटीज है, लेकिन उसका दाम भी दे दो, रेल का बिक्री भी बढ़ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे। सर्फ एक्सेल वर्सेस सनलाइट वॉशिंग पाउडर। सर ये कहाँ का एग्जाम्पल? लुक एट, सर्फ एक्सेल का दाम है 57 रुपीज 500 ग्राम का, सनलाइट का दाम है 40 टका, दोनों ही सर्फ है, तो फिर ये 17 रुपीज ज्यादा क्यों? और अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, सर्फ एक्सेल भी जो कंपनी बनाते हैं, सनलाइट भी वही कंपनी बनाते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। बोलो HUL का है, कौन बताएगा मुझे? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सर डिमांड के लिए। डिमांड के लिए मतलब नहीं समझा। सर सर्फ एक्सेल का डिमांड ज्यादा है इसलिए, rather than सनलाइट। ये आपको लगता है क्योंकि आप सर्फ एक्सेल यूज करते हो, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ फैमिलीज जो सर्फ सनलाइट यूज करता है, ऐसा भी बहुत सारे फैमिली। इवन मैं आपको बोलता हूँ सनलाइट का सेल ज्यादा है सर्फ एक्सेल से। यही तो है डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री में आपको मिडिल इनकम ग्रुप भी मिलता है और लो इनकम ग्रुप भी मिलता है, कपड़ा तो सबको धोना है। कपड़ा तो सबको धोना है, क्या मिडिल इनकम वाले कपड़ा धोता है और गरीब लोग नहीं धोगा? तो ये मिडिल इनकम वाले के लिए एक ऐसा सोच क्रिएट करता है कि देखो अगर आप 17 टका ज्यादा दोगे तो आपको स्पेशल सर्फ मिलेगा,
और गरीब लोगों के लिए या लोअर इनकम लोगों के लिए ऐसा सोच कराते हैं, मतलब ऐसा मतलब ऐसा बिहेवियर क्रिएट करता है कि अगर आप थोड़ा सस्ता, मतलब अगर आप थोड़ा कम दाम में लेना चाहते हो वो भी अच्छा है, उसमें भी कपड़ा अच्छा धुलता है, लेकिन आप 40 टका में लेके जा सकते हो, गरीब भी खुश, मिडिल क्लास भी खुश। कस्टमर का माइंड को अपने तरफ खींच लिया। एक ही सर्व को थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जब कंपनी सर्फ को मैन्युफैक्चर करता है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं करवाता है, लेकिन हाँ किसी में थोड़ा सा, जैसे सर्फ एक्सेल वाले कपड़ा में ना, इसमें खार थोड़ा कम डालते हैं, इसमें थोड़ा कम, लेकिन मेन जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। मेन इंग्रेडिएंट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है। और उससे भी बड़ी बात, कंपनी ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए किया ताकि उनका दोनों तरफ से सेल बढ़े और लोगों के मन में एक अपना अपना, जिसका जैसा इनकम ग्रुप है वो अपने हिसाब से सोच लेता है कि भाई ये ज्यादा दाम है तो ये ज्यादा अच्छा होगा, और जिनको लगता है मुझे थोड़ा सस्ता वाला चाहिए वो सस्ता वाला खरीद के लेगा, जिसका जितना जरूरत। ठीक है, अब सोचो ना, जो लोग लेबर का काम करते हैं, ध्यान से बात को समझे, जो लेबर का काम करते हैं, जो ड्राइवरी करते हैं, जो धूल धक्कड़ के ऊपर सारा दिन जिनका जिंदगी बीतता है, क्या लगता है आपको वो सर्फ एक्सेल खरीद के लाएगा कि सनलाइट खरीद के लाएगा? टेल मी। लेबर, ड्राइवर, हेल्पर, ये लोग क्या खरीदेगा, सर्फ एक्सेल कि सनलाइट? सनलाइट। समझ गए? वो सनलाइट परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि उनका लग्जरी, उनके कपड़ा ना लग्जरी टाइप नहीं है, उनको किसी को दिखाना नहीं होता है, शो ऑफ करने का जगह नहीं है, बस कपड़ा साफ हो जाए, थोड़ा थोड़ा साफ दिखे, उसका गंदगी दूर हो जाए। सर्फ एक्सेल यूज करोगे, कपड़ा में कलर नहीं जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ता, कलर जाए ना जाए डजंट मैटर। तो ये कंज्यूमर का जो सोच है ना, कंपनी इसी सोच के ऊपर बेस करके अपना मोनोपोली क्रिएट करके डिस्क्रिमिनेट करता है। लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को लगता है सब वही है। ठीक है, तो ये है मोनोपोली का पावर। ये देखो ना, ये रियलमी, साओमी, ये भी तो वही है। आपको पता है रियलमी, साओमी, जाओमी ये सब एक ही है। हाँ, पता है कि नहीं? देखो, ये देखो, ये रियलमी ब्रांड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन शेंजन, ग्वांगडोंग, चाइना में है। ये देखो सर, was former vice president of Oppo, started originally as sub brand Oppo. Realme eventually ventured at his own brand. Realme then became the fastest growing 5G. ठीक है, अब देखो इस तरह से Realme, मतलब बेसिकली Oppo से ही Realme आया। ठीक है, फिर बिफोर दैट इट वाज सब ब्रांड ऑफ Oppo which is itself subsidiary of BBK Electronics. अब धीरे धीरे देखो, ये देखो सर, ये देखो Oppo, इवन इसका एक पूरा एक चार्ट है, मतलब अल्टीमेटली Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi, ठीक है, फिर आपका क्या बोलते हैं, Oppo, Vivo सेम है, ठीक है, बस अलग ब्रांडिंग है। Xiaomi, Realme, Redmi और OnePlus, ये सब एक ही कंपनी के अंडर में अलग अलग ब्रांड वाले से चलता है। ठीक है, कभी हो सके तो सर्वे करो, आपको पता चलेगा। तो ये सब बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने का मोनोपोली। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्रोफेसर पिगो, द फेमस इकोनॉमिस्ट, has related the price discrimination with the consumer surplus enjoyed by the consumer in 3 ways. कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर जो सोचता है उससे कम दाम पे करता है। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन दिस मोनोपोलिस्ट विल फिक्स प्राइस व्हिच विल बी टेक अवे द इंटर कंज्यूमर सरप्लस। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि कस्टमर के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा रहता है वो पूरा का पूरा पैसा वो खर्चा करा देता है। सेकंड डिग्री में टेक अवे द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, एंड थर्ड डिग्री में मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट सब मार्केट्स। मतलब सिंपल बात है कि प्रोडक्ट को डिस्क्रिमिनेट करके आपका सरप्लस को कम कराते हैं। मतलब सिंपल वही बात जो मैं आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया था
कि सर्फ एक्सेल खरीदने जाओगे तो आपका 17% बचेगा नहीं, खर्चा होगा। सनलाइट खरीद के लाओगे तो 17% सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री का कॉन्सेप्ट है। आजकल एक न्यू कॉन्सेप्ट चल रहा है सर, ये जो पुराना कीपैड वाला फोन यूज करने का ना एक मार्केट में क्रेज आया है, देखा आप लोग? उसको आजकल डम फोन भी लोग बोल रहे हैं। हाँ सर, पता है आपको? ये जो ओल्ड जो फोन यूज करने का ना मार्केट में फिर से क्रेज क्रिएट हुआ है। सर क्यों? सर क्योंकि ये जो मोबाइल नॉर्मल स्मार्टफोन में ना लोग बड़ा डाइवर्ट होता है लोगों का। इवन डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि इतना स्मार्टफोन यूज ना किया करें। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, स्मार्टफोन में सारा दिन नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ठीक है, और अलग अलग सोशल मीडिया का प्रॉब्लम, ठीक है, तो लोगों का कंसंट्रेशन लेवल में प्रॉब्लम हो रहा है। एक स्मार्टफोन मार्केट में खरीदने जाओ 15-20 हजार का खर्चा पड़ ही जाता है। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कॉलिंग के लिए, सिंपल कॉलिंग के लिए ये पुराना वाला कीपैड फोन यूज कर रहा है, जिसको हम लोग अभी न्यू नाम दिया गया है डम फोन। 1000, 1500, 2000 में आ जाएगा, खर्चा कम है। बदले में स्मार्टफोन का जो फीचर्स है उसको पाने के लिए वो कोई आईपैड वगैरह यूज कर ले रहा है। इससे क्या होगा, आईपैड वगैरह में थोड़ा सा नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा इतना ज्यादा नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं है, लेकिन आप जरूरत का जो भी डिजिटल फीलिंग्स है आप ले सकते हो। तो ये भी किसी किसी लोगों का आजकल का न्यू टेक्निक बना हुआ है और ये मार्केट में क्रेज क्रिएट हुआ है सर। ठीक है, डम फोन का मार्केट इसीलिए वापस चालू हो गया है सर। ये सब ना मार्केट सोच है, कंज्यूमर बिहेवियर है, और इसी सोच के ऊपर बेस करके कंपनी अपने आप को बनाता है। जब कंपनी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है तो कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस करके करता है। There are following major conditions which under price discrimination is possible and profitable. Full control over supply. तभी आप कर सकते हो जब सप्लाई पे आपका पूरा कंट्रोल। मतलब अगर कंट्रोल आपका नहीं है ना तो आप नहीं कर पाओगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन मोनोपोली सिचुएशंस because there is full control over the supply where there are no rivals found. It is not possible in perfectly competitive market where a large number of sellers are selling a homogeneous product. मतलब फिश मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में, फ्रूट मार्केट में, ग्रोसरी सेगमेंट में दिस इज नॉट पॉसिबल। मोनोपोली में ही पॉसिबल है बिकॉज मोनोपोली में सप्लाई पूरा का पूरा आपके हाथ में है। ठीक इसी कारण से रेलवे ये कर सकता है। डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट क्या करता है, द बायर ऑफ मार्केट मस्ट बी सेपरेबल। मार्केट में बायर को सेपरेट कर देता है। रिच लोगों का मार्केट अलग, मिडिल क्लास का मार्केट अलग, और पोर लेवल लोगों का मार्केट अलग। ये सिचुएशन इंडिया जैसा कंट्री में क्रिएट करना सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, इंडिया सबका है बॉस। ठीक है, जैसे टीवी में ऐड देता है ना, ये मार्केट सबका है बॉस। इंडिया सबका है, गरीबों का भी भारत, बड़े आदमी का भी भारत, ठीक है, और मिडिल क्लास का भी भारत, भारत सबका है। ठीक है, तभी तो ये देश इतना पॉपुलर क्यों है समझते हो? पूरा दुनिया पागल हो जाते हैं भारत को देख के कि भाई हम लोग 30 करोड़ लेके, कोई तो 5 करोड़ लेके संभाल नहीं पाते, हम लोग 150 करोड़ हो जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इतना पॉपुलेशन बार्डन भी सह लेंगे, हाँ कर लेंगे। ठीक है, ये भारत की खूबी है। यहाँ पर सुपर रिच भी है, यहाँ पर बस्ती में भी लोग रहते हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास भी है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से सेट है सर। ठीक है, भारत का कल्चर ही अलग है सर। ये जब आप लोग दुनिया को देखोगे तो समझ पाओगे। सिर्फ भारत में रह के जो भारत के बारे में नहीं समझते ना, वो कभी नहीं समझ पाओगे। जब बाहर जाओगे तो समझ में आएगा कि भाई बाहर की कंट्री के साथ, मैं किसी कंट्री को छोटा नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा पूरा विश्वास है कि जहां पर 140 करोड़ लोग प्यार से रह सकता है, इससे बड़ा कंडीशंस, ठीक है, इससे ज्यादा टफ कंडीशंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वो भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर,
अलग अलग भाषा, ठीक है, ये बड़ा ही अजब बात है सर। इतना सारा कंट्री है, मतलब अपना मर्जी का कुछ नहीं करने देता है, कुछ नहीं करने देता। ईरान में क्या हो रहा है क्या बताऊं आपको, ठीक है, छोड़ो सर। अब आप बोलोगे सर ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो जा रहा है। इधर पॉलिटिक्स नहीं, जस्ट आपको मैं एक एग्जाम्पल की दिला रहा हूँ। तो डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट्स, डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी अंडर डिफरेंट मार्केट्स। हर मार्केट का अलग अलग इलास्टिसिटी है। द मोनोपोलिस्ट कैन discriminate the price only if the price elasticities in the two markets are different. मोनोपोली बिजनेस तभी ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है जब दोनों मार्केट का इलास्टिसिटी अलग है। मतलब दोनों मार्केट का इलास्टिसिटी मतलब मिडिल क्लास का डिमांड सप्लाई, रीच कस्टमर का डिमांड सप्लाई या पोर कस्टमर का डिमांड सप्लाई अलग होना चाहिए। This is because monopolist can charge higher price from that market whose price elasticity is less, and one can charge lower price from the market whose price elasticity is greater than 1. जहां मार्केट में डिमांड बहुत हाई है वहां पर थोड़ा कम दाम में प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। जहां पर मार्केट में इलास्टिसिटी कम है ना, वहां कभी भी दाम को फेरफार नहीं करता, वो थोड़ा हाई रेट में बेचता है। जैसे रिच लोगों का मार्केट जो होता है ना, वहां पर ना ज्यादा डिमांड सप्लाई गैप नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड में ना अप डाउन नहीं है। जैसे अगर मैं भारत में अगर आपको रिच क्लास का बात करूं, जैसे सेलिब्रिटी लोग क्या नॉर्मल मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं सर? हेलो, बात को समझे सर। जैसे हमारे देश में जो मुंबई एरिया है, ठीक है, मुंबई में काफी काफी रिच लोग रहते हैं। भारत का सबसे ज्यादा रिच कहाँ रहते हैं? भारत का सबसे ज्यादा रिच कौन से शहर में रहते हैं सर? बोलो। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हाँ सर, क्रिकेटर्स, कौन कौन किसका नाम मालूम है? मुंबई में सबसे ज्यादा रिच लोग रहते हैं, इसीलिए मुंबई इतना रिच है। इसीलिए मुंबई में इतना रिच होने के, इतना एक्सपेंसिव होने के कारण मुंबई में झोपड़पट्टी जो होता है ना, झोपड़पट्टी समझते हो? मतलब जो slums. क्या बोल, हाँ स्लम्स, थोड़ा सा उसका भाड़ा भी, अगर किसी को स्लम में भी भाड़ा रहना है ना, रेंट पे रहना है, उसका भी भाड़ा 10,000 का है। अगर आपको स्लम में भी एक 500 1000 स्क्वायर फीट का जगह आपको चाहिए ना, तो 10,000 के पास आपका रेंट पड़ जाता है। मजाक नहीं कर रहा। मुंबई में कुछ एरिया है, अगर आपको भी मौका मिले तो जरूर जाना, बहुत सारे एरिया है, ठीक है। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं मीरा रोड की तरफ, मीरा रोड क्रॉस करके वाइंदर क्रॉस करके एक जगह गया था, वहां पर वो आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई है, बट वहां पर भी मैंने देखा, मतलब चौल बोलते हैं वहां पर, ठीक है, मुंबई में ना चौल बोलते हैं। चौल मतलब वो एक जगह में काफी सारे फैमिलीज एक साथ रहते हैं, नॉट फ्लैट, ठीक है, फ्लैट टाइप नहीं, पुराने स्टाइल में बना हुआ घरों का कॉन्सेप्ट है, महाराष्ट्र में बहुत देखने को मिलता है। उसका ही भाड़ा, वहां पर रहना है तो 7,000 8,000 10,000 भाड़ा है। आपको तो कोलकाता जैसे शहर में 10,000 में अच्छा खासा फ्लैट आ जाएगा, वो भी मतलब फर्निश्ड वॉल पुटिंग वाला, मिल जाएगा। बट बॉम्बे में नहीं मिलेगा, बिकॉज बॉम्बे में सुपर रिच लोगों का इतना बड़ा एरिया है, तो लोग देखता है कि भाई हमको अगर रिच को बेच के अच्छा इनकम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाता है चीजों, ठीक है। तो मुंबई में जैसे ये सब देखो, ये मुंबई का पॉश एरिया है, ठीक है, ये सब पॉश एरिया है। तो यहाँ पर जो दुकानें चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो देखो जैसे अंधेरी, ठीक है, अंधेरी बहुत ही पॉश एरिया में से एक है, ठीक है। तो अगर मानो यहाँ पर जिसका दुकान चलता है, यहाँ पर रिच लोग आते हैं, तो रिच लोगों के लिए, रिच लोगों का संख्या कम है, नंबर्स में दे आर वेरी लेस, तो ऑटोमेटिकली ना वहां पर इलास्टिसिटी कम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड में गैप नहीं होता है। दुकानदार को पता है कि भाई मेरा 100 रिच कस्टमर है, वो लोग आएगा और वो लोग हमसे ही लेके जाएगा, तो उसको ना दाम कम करने का जरूरत ही नहीं। आप समझ रहे हो ना? अगर आपके पास 100 रिच कस्टमर है, तो आपको दाम को कम ज्यादा करने का क्या जरूरत है? लेकिन अगर, तो फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे, लो इलास्टिसिटी। दाम में इलास्टिसिटी कम होता है, क्योंकि डिमांड में इलास्टिसिटी कम है। तो जहां डिमांड में इलास्टिसिटी लो है, तो वहां पर दाम में भी इलास्टिसिटी लो होगा। और जहां पर दाम में, डिमांड में इलास्टिसिटी हाई है, जैसे मिडिल इनकम ग्रुप, इंडिया का सबसे ज्यादा संख्या मिडिल इनकम में, भारत के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अब मिडिल इनकम में बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा सप्लाई है, अप एंड डाउन भी बहुत होता है, तो वहां पर आप दाम को थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। ये सब
डिस्क्रिमिनेशन का कंडीशंस होते हैं सर। No possibility to resell. It should not be possible for the buyers of low priced market to resell the product to the buyers of high priced market. ठीक है, मतलब और इस मतलब मोनोपोली कंडीशंस में डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब वो उसको रीसेल नहीं कर सकता। रीसेल नहीं कर सकता मतलब ऐसा नहीं कि वो सस्ते में खरीद के किसी और को बेच दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तभी वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। एंड इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? इन मार्केट ए मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, एंड इन मार्केट बी marginal cost equals to marginal revenue B, and in total market marginal cost equals to AMR. AMR मतलब marginal revenue of A market, ठीक है, marginal revenue of A market. So MC equals to AMR मतलब aggregate market का aggregate market revenue और marginal cost equal होता है। A for aggregate मतलब total, aggregate मतलब सर total, समझ में आ रहा है सर? मतलब टोटल मार्केट का जो रेवेन्यू है, चाहे वो बी मार्केट हो चाहे वो ए मार्केट हो, दोनों का रेवेन्यू कॉस्ट के इक्वल है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मार्केट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी मार्केट, ठीक है। तो ओवरऑल बिजनेस का कॉस्ट ए मार्केट का रेवेन्यू बी मार्केट के रेवेन्यू के समान है। ऐसा जब तक चलता है तब तक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है मोनोपोली में। अभी ए मार्केट बी मार्केट क्या हो गया? ए मार्केट लाइक रिच लोगों का मार्केट या मिडिल इनकम ग्रुप का मार्केट, बी मार्केट इज लाइक मतलब लोअर इनकम ग्रुप का मार्केट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज देखने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, कोलकाता में भी आपको ये सब देखने को मिलेगा, हर जगह में। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने से आपको समझ में आएगा। लोग ये कोलकाता है, ये कोलकाता शहर में हम लोग एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर 3 लगातार एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये सॉल्ट लेक एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सर। ये भी सॉल्ट लेक है, विधाननगर के अंदर आता है, विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन लुक एट दिस एरिया, ये जो ब्लॉक वाइज दिख रहा है ना आप लोगों को, यू ऑल नो दैट ये एकदम क्या है सर, ये एकदम प्रॉपर सॉल्ट लेक है जो एकदम प्लान्ड करके बना हुआ है। यहाँ पर आप कोई भी चीज खरीदने जाओ आपको एक्सपेंसिव समझ में आएगा। इसीलिए काफी सारे लोग जो सॉल्ट लेक वाले लोग जो केष्टपुर के साइड में रहते हैं ना, जैसे ये वाला जो एरिया में ना, इस एरिया के सारे लोग मैं देखता हूँ सुबह सुबह केष्टपुर बाजार में आ जाते हैं, केष्टपुर मार्केट में आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज केष्टपुर इज रीजनेबल। तो सॉल्ट लेक वाले लोग केष्टपुर में सब्जी लेने आते हैं, मछली लेने आते हैं, चिकन लेने आते हैं, फ्रूट्स लेने आते हैं, क्योंकि सॉल्ट लेक में दाम ज्यादा है। इवन मैं और भी देखता हूँ, वो तो छोड़ो, केष्टपुर के बगल में एक जगह है सर, ये एरिया है, यहाँ पर एक एरिया है सर, इसका नाम है जगतपुर, काफी बड़ा एरिया है। ये और सस्ता है, केष्टपुर से भी काफी सस्ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग ज्यादा रहते हैं, जो न्यू टाउन के एकदम सटा हुआ है, और ऊपर से आप न्यू टाउन चले जाओ आपको और महंगाई नजर आएगा। तो इट्स डिपेंड्स, ठीक है। तो हर चीज के लिए अलग अलग मार्केट बन जाता है, डिस्क्रिमिनेशन भी नजर आता है। जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचता है तो मार्केट के ऊपर बेस करके अपना दाम डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब एक ही कंपनी का अलग अलग आउटलेट आपको अलग अलग जगह में अलग अलग दाम भी नजर आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल एग्रीगेट रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अगर इक्वल जब तक है तब तक बिजनेस सर्वाइवल मोड में है, इक्विलिब्रियम मोड में है। लेकिन अगर कभी मार्जिनल कॉस्ट हाई हो जाए दोनों मार्केट के रेवेन्यू से, तो बिजनेस सर्वाइवल मोड में नहीं रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। बोलो सर, मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्लियर है कि नहीं? सर बोलो सर, कहानी समझ में आया? ये सब नो, अरे जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर अब थोड़ा सा ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक देख लो सर। सर मोनोपोलिस्टिक का और एक नाम है इम्परफेक्ट कंपटीशन। मैं ऑलरेडी ना कैरेक्टर बात कर चुका हूँ आपके साथ, इसमें ना ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं। जो बंदा परफेक्ट कंपटीशन जानता है, जो बंदा मोनोपोली समझ गया है, ठीक है, उसे मुझे और कुछ नहीं समझाना है, बस एक बार बता देना
क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन अगर आप जानो तो कंपटीशन क्या है आप समझ गए। और मोनोपोलिस्टिक मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का एक हाइब्रिड है, नाम है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव और मोनोपोली को मिला के एक मार्केट बनाया गया है और उसका नाम दिया गया है मोनोपोलिस्टिक। दूसरा नाम क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। एग्जाम्पल के तौर पे imperfect competition is found in the industry where there are large number of small sellers। बहुत सारे स्मॉल सेलर्स हैं लार्ज नंबर में, सेलिंग डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे जो लोग लक्स यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, लिरिल भी यूज करते हैं। मजा का बात है सभी साबुन है बट फिर भी सबका अपना अपना मार्केट में एक मोनोपोली है। मतलब लक्स का भी अपना मार्केट में अच्छा खासा मार्केट शेयर है, हम का भी मार्केट में अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लिरिल का भी अपना शेयर है, मार्गो का भी अपना शेयर है, डेटोल का भी अपना शेयर है, सेवलॉन का भी अपना शेयर है ना सर, लाइफ बॉय का भी अपना शेयर है। ये सर नो है ना सर। तो ये एग्जैक्टली मार्केट में आपको मोनोपोलिस्टिक का ख्याल कराता है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट। प्रोडक्ट लाइक सोप्स, प्रोडक्ट लाइक बिस्किट्स में भी आपको ऐसा नजर आएगा। ब्रिटानिया, बिस्फार्म, प्रिया मारी, अनमोल मारी, ये मैं बंगाल में चलने वाला कुछ कंपनी का नाम बोला। ब्रिटानिया तो ऑल इंडिया है, बिस्फार्म भी ऑल इंडिया है, प्रिया मारी बंगाल में बहुत चलता है, ईस्ट इंडिया में ज्यादा दिखता है। अनमोल मारी ये भी ईस्ट इंडिया में ज्यादा चलता है। ठीक है, और भी है सुबिस्को, बहुत सारा नाम है, सारा नाम मुझे याद भी नहीं रहेगा। लोकल फर्म तो है ही, और भी लोकल कंपनीज है। ठीक है, तो इस तरह का बिजनेस आपको लार्ज नंबर में दिखेगा। तो लार्ज नंबर होने के बावजूद भी इनके बीच में कंपटीशन है, इनका मार्केट शेयर भी है पर कंपटीशन भी है। तो large number of sellers and buyers, and there are large number of sellers who individually have small share in market, so sellers are known as group. Group means large number of small firms selling heterogeneous मतलब different kind of products। homogeneous का मतलब होता है similar kind, और heterogeneous का मतलब होता है different kind। okay, प्री एंट्री एंड एग्जिट। सर अगर आप मोनोपोलिस्टिक में आना चाहते हो, सपोज कल आप चाहते हो कि आपका एक साबुन का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई आपको रोकने वाला है क्या सर? बोलो, कल अगर आप साबुन मार्केट में आना चाहते हो तो कोई आपको रोक देगा क्या? नहीं ना, साबुन बेचो, बिस्किट्स बेचो, रोकने वाला कोई नहीं है। और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, 1 लाख 2 लाख अगर कैपिटल है तो स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। सो कॉम्पिटिटिवली फ्री एंट्री एग्जिट। मोनोपोली में क्या है? फ्री एंट्री है ही नहीं, है ना, हर कोई ये नहीं आ सकता मोनोपोली में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हर फर्म का प्रोडक्ट a different brand or variety of same product, the variety of product are very close substitute of one another, but फिर भी थोड़ा अलग है। जैसे मार्गो साबुन भी साबुन है, लाइफ बॉय भी साबुन है, डेटॉल भी साबुन है, बट फिर भी एक दूसरे से अलग है। मतलब हम एक है पर हम एक नहीं। जिसको खुजली का प्रॉब्लम है वो मार्गो यूज करेगा, जिनको थोड़ा सस्ता में खुशबू चाहिए लाइफ बॉय यूज करेगा, जिसको थोड़ा सेफ्टी क्या बोलते हैं उसको, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में चलता है ना जीवाणु एंटीसेप्टिक, हाँ वो डेटॉल यूज करेगा, है ना। जिनको खुशबू चाहिए लक्स यूज करेगा, हाँ जिसको क्या बोलते हैं डव, एक है ना सर, थोड़ा लग्जरी में थोड़ा सा महंगा खुशबू वाले, है ना, डव यूज करेगा। डिफरेंट है, मतलब वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट, बट फिर भी बड़ा आसपास में सभी साबुन। टूथपेस्ट में भी, टूथपेस्ट में भी, है ना, चाहे आप कोलगेट यूज करो, चाहे आप
पतंजलि यूज करो, पतंजलि क्या है, दंत कांति, लिपस्टिक्स, prominent examples. Non-price competition. In this type of market, sellers try to compete on the basis other than price. यहाँ पर मैं कोई प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं करता, मतलब दाम गिरा दो तो मार्केट में बिक जाएगा। कभी ऐसा सुने हो क्या? डेटॉल के साथ कभी लाइफ बॉय प्राइस वार करता है क्या? डेटॉल सोप के साथ कभी कोई कस्टमर जिसको डेटॉल पसंद है, क्या वो पूछता है लाइफ बॉय का दाम कितना है या मार्गो का दाम कितना है? हाँ सर, क्या लगता है? जिनको साबुन से मतलब नहीं है वो कुछ भी ले लेता है, वो ऐसे जाके बोलेगा 10 टका का एक साबुन दो। लेकिन जब नॉर्मल केस में लोग साबुन सिमिलर टाइप ऑफ यूज करता है इन जनरल, तो जिसे डेटॉल पसंद है ना वो डेटॉल खरीद के ही लाएगा, वो ये नहीं पूछेगा कि भी मार्गो का कितना दाम है। ये जनरल कंज्यूमर बिहेवियर है। तो इसीलिए ये लोग प्राइस लेके वार नहीं करता है कि ऐसा नहीं कि डेटॉल का साबुन का दाम 30 रुपीज है तो लाइफ बॉय ऐसा नहीं सोचते कि हम लोग 28 में बेचेंगे तो ज्यादा सेल हो जाएगा, या भीगल ऐसा नहीं सोचता कि हम लोग 30 के जगह 29 लेंगे तो ज्यादा बिक जाएगा। नॉट लाइक दैट, दे डोंट डू प्राइस वॉर, दे इनकर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। ये एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करता है, लोगों को ऐसा एडवर्टाइजमेंट में अट्रैक्ट करता है कि लोग दुकान में जाके बोलते हैं कि दादा हमें ना कटरीना कैफ जो साबुन यूज करता है ना हमें वो वाला चाहिए। कटरीना कैफ तो विवेल का ऐड देता है तो हमें विवेल चाहिए, ठीक है। जैसे लिरिल का ऐड कौन देता था? प्रीति जिंटा, मोस्ट प्रोबेबली लिरिल का ऐड देता था प्रीति जिंटा, बहुत चला था प्रीति जिंटा जब लिरिल का ऐड देता था। एक झरना होता था, क्या बोलते हैं उसको, वाटरफॉल्स, उसमें एडवर्टाइजमेंट चलता था उन दिनों, बहुत फेमस हुआ था, टीवी में आता था, मुझे अभी भी याद है। सर आपको क्या क्या याद नहीं है वो बताओ। सर ये सब ना आपको पढ़ाते पढ़ाते याद आ रहा है, पहले से थोड़ी याद था। तो वट एवर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में ये लोग खर्चा करता है, इट इज बिकॉज ऑफ द नीड टू मेंटेन अ परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द पोटेंशियल कंज्यूमर दैट देयर रेस्पेक्टिव ब्रांड आर डिफरेंट कंपेयर्ड टू अदर ब्रांड्स। ठीक है, लोगों को विश्वास करवाना कि भाई मेरा प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड से अलग है। ठीक है, जैसे पियर्स, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, पियर्स साबुन बहुत बिकता है, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट में होता है ना, और माँ और बच्चे का प्रेम दिखाते हैं पियर्स पे। ठीक है, पियर स्किन, ब्यूटीफुल स्किन, इस तरह के। बचपन में हम लोग जब थे सर, हम लोग ना ग्लिसरीन बोल के एक साबुन आता था, नॉर्मल सिर्फ ग्लिसरीन नाम बोलता था उसका, चेस्मी ग्लिसरीन। ठीक है, बंगाली में एडवर्टाइजमेंट मुझे अभी भी याद है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलो सीते रुक्ष दिन प्रिय त्वकेर যত্ন নিতে चेस्मी ग्लिसरीन, ऐसा बोल के होता था, बड़ा सुंदर सा लगता था सर। मतलब ठंड का मौसम है, मतलब स्किन ड्राई हो जाएगा तो अपना स्किन का केयर लेने के लिए आप चेस्मी ग्लिसरीन यूज कीजिए। ठीक है, चेस्मी ग्लिसरीन, तो हम लोग भी दुकान में जाके बोलते थे दादा चेस्मी ग्लिसरीन। तो क्या लग रहा है आपको, दाम जाके बोले कि ठंड में स्किन को ठीक रखने का एडवर्टाइजमेंट देखे गए? सबसे बेहतर है कि आप मुल्तानी लगा के स्नान करो। हाँ सर, स्किन के लिए सबसे बेहतरीन है। मुंह में बेसन लगाओ, मुंह में बेसन लगाओ, साबुन से भी बेहतरीन है। मुल्तानी मिट्टी शरीर में लगा के नहाओ, उससे बेहतरीन स्किन नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो सर, अरे जेन्युइन बात कर रहा हूँ, डोंट यूज साबुन। और टूथपेस्ट के लिए बेस्ट है काठ कोयला। ठीक है, वो काठ का जला हुआ अंगार होता है ना, बेस्ट है। ठीक है, नीम दातुन ट्रेडिशनल एकदम बेस्ट चीज है, छोड़ो सर। तो नॉन प्राइस कंपटीशन यू अंडरस्टैंड, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके लोगों के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर देना। जैसे मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ ना, 90s का बता रहा हूँ, ये सब 1995-6 के टाइम पे ये सब एडवर्टाइजमेंट चलता था। आजकल टीवी और देखता कहाँ हूँ सर, बट वो पुराना टीवी वाला एड मुझे अभी भी याद है। ओके, एवरी फार्म इज प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट। यहाँ पर हर एक फार्म प्राइस मेकर भी है, प्राइस टेकर भी है अपने ही प्रोडक्ट का। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट आर डिफरेंट ऑफ एवरी फार्म्स and so cost of product are also different. Thus every firm is price maker and price taker of his product.
Imperfect mobility, where factor of productions are completely not mobile. Buyers have own preference and sellers have own preference. Buyer का अपना पसंद होता है, seller का भी अपना पसंद होता है. और यहाँ पर जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो आप, average revenue, marginal revenue. In a monopolistic competition, average revenue will be greater than marginal revenue. Just like monopoly. Just like monopoly, marginal revenue, but average revenue or demand का will be more elastic than monopoly farm. एवरेज रेवेन्यू ना थोड़ा ज्यादा इलास्टिक होता है कंपेयर टू मोनोपोली. मोर इलास्टिक. क्यों इलास्टिक ज्यादा है? बिकॉज यहाँ पर मार्केट में कंपटीशन है. तो जहां मार्केट में कंपटीशन है वहां डिमांड सप्लाई में थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहता है. कभी इसका मार्केट हाई तो कभी उसका मार्केट हाई. इसीलिए एवरेज रेवेन्यू में या डिमांड कर्व में थोड़ा सा आपको इलास्टिसिटी नजर आता है. लेकिन मोनोपोली मार्केट में ये ऐसा हमेशा नहीं होता. बाकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाइज मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक ऑलमोस्ट सेम बट नॉट एग्जैक्टली सेम. वहां पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ना, मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू बीचों बीच होता है सर. एवरेज रेवेन्यू और वाई एक्सिस के एकदम मिडिल से मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है. और मार्जिनल रेवेन्यू वहां पर नेगेटिव भी होता है, बट यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव ना भी हो सकता है. ठीक है, ये थोड़ा फर्क है. मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कॉम्पिटिटिवली क्लोज में आता है. वहां पर तो 50-50% डिफरेंस था. ये देखो ओनली मोनोपोली ग्राफ देखो सर, ये देखो, दिस इज ओनली मोनोपोली एंड लुक एट दिस वन. ये मोनोपोलिस्टिक. ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज ठीक ही है. प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन का अगर मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फार्म, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फार्म इज डिटरमिन्ड एट द पॉइंट. सिंपल है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू जब तक इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करे, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक फार्म सुपर प्रॉफिट अर्न करता है. शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक फार्म सुपर प्रॉफिट अर्न करता है. सुपर प्रॉफिट अर्न करता है, लॉस भी खा सकता है, ऐसा बात नहीं है. ठीक है, लॉन्ग रन में टिक गया, अगर लॉन्ग रन में टिक गया तो नॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल नहीं. बात को ध्यान से याद रखिए. मोनोपोली फार्म लॉन्ग रन में, मोनोपोली है तो लॉन्ग रन में एबनॉर्मल करता है, बट मोनोपोलिस्टिक लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट करता है. ये फर्क है. बाकी शॉर्ट रन में मोनोपोली भी जो करता है मोनोपोलिस्टिक भी वैसा ही कर सकता है. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी सेम है. एवरेज रेवेन्यू जब तक टोटल कॉस्ट से ज्यादा तब तक बिजनेस में सुपर प्रॉफिट. एवरेज रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट से कम तब लॉस. ग्राफ सेम है, सेम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. बस एक चीज आप ख्याल कीजिएगा, जब आप मोनोपोलिस्टिक करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का गैप को थोड़ा ख्याल रखना है, जो नॉर्मल ग्राफ का थोड़ा अलग है. मतलब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में गैपिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा ड्यू टू एवरेज रेवेन्यू की इलास्टिसिटी. ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है. बाकी वही सुपर प्रॉफिट यहाँ पर भी होता है. लॉस कब होता है? जब रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो तो लॉस होता है. जैसा ग्राफ आपने मोनोपोली में भी देखा था वैसा यहाँ पर भी देखा. लेकिन एक स्पेशल बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा कि अगर फार्म मोनोपोलिस्टिक में है और अगर वो लॉन्ग रन में टिक गया, ठीक है, अगर वो लॉन्ग रन में टिक गया, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल लेवल में आ जाता है. और जब तक इक्वल लेवल में जैसे वो आ जाता है ना, तो वो सुपर प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं, वो नॉर्मल प्रॉफिट करता है. और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को थोड़ा ध्यान दे. बाकी दोनों ग्राफ तो मोनोपोली जैसा है इसलिए मैं रिपीट नहीं करा. लेकिन अगर आप इसको देखें, इसका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट ऑलमोस्ट इन इक्वल सिचुएशंस. ठीक है, ये देखो सर, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू ऑलमोस्ट इन इक्वल सिचुएशंस. कैसे पता चलेगा? ये है बिजनेस का मार्जिनल कॉस्ट, ये है बिजनेस का मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है,
क्या बताना चाहता है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू लॉन्ग रन में जिस पॉइंट में एक दूसरे को कट करता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट को देखो आप, एवरेज कॉस्ट को देखो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू को जस्ट छू के निकल रहा है सर। जैसे एक गाना है ना, छू कर मेरे मन को क्या तूने क्या इशारा, सुना है गाना आप लोग? बड़ा सुंदर सा रोमांटिक पुराना गाना है सर किशोर कुमार का। छू कर मेरे मन को क्या तूने क्या इशारा। यहाँ पर भी एवरेज कॉस्ट छू कर एवरेज रेवेन्यू को या तूने क्या इशारा। समझ में आ रहा है सर? छू के निकला है, मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू ऑलमोस्ट इक्वल लेवल में चल रहा है। सर कैसे पता किया आपने? सर लेकिन अब देखो ना, जब यहाँ पर ये देखो आप, जब वो प्रॉफिट कर रहा था, ठीक है, जब वो प्रॉफिट कर रहा था लॉन्ग रन में, ये देखो जब सुपर प्रॉफिट कर रहा था, सुपर प्रॉफिट करने का क्या तरीका है? कॉस्ट हाई लो होगा, रेवेन्यू अपर लेवल में होगा। देखो मार्जिनल कॉस्ट को देखो, एवरेज कॉस्ट को देखो और रेवेन्यू लाइन को देखो। देखो तो रेवेन्यू लाइन को देखो, रेवेन्यू हाई है और दोनों कॉस्ट नीचे है तो प्रॉफिट ही करेगा ना। जब लॉस खाया, जब बिजनेस लॉस में गया, तब क्या वो रेवेन्यू लाइन को छू के गया? देखो सर, एवरेज कॉस्ट को देखो, कहाँ है एवरेज रेवेन्यू का लाइन? देखो कहाँ मैं कहाँ तुम, दोनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब कॉस्ट रेवेन्यू को बोल रहा है तू कहाँ मैं कहाँ, कॉस्ट कहाँ है और रेवेन्यू कहाँ है। कॉस्ट हाई है मतलब कॉस्ट इज हायर देन रेवेन्यू, सो रेवेन्यू इज लोअर, रेवेन्यू इज लोअर। सो जब कॉस्ट हाई है और रेवेन्यू लो है तो क्या बनेगा? लॉस बनेगा। इसमें क्या रॉकेट साइंस? लॉन्ग रन में क्या हुआ? लॉन्ग रन में क्या हुआ? छू कर मेरे मन को क्या तूने क्या इशारा, ठीक है, छू कर निकल गया कॉस्ट रेवेन्यू, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो लॉन्ग रन में इसलिए ना सुपर प्रॉफिट करेगा और ना ही लॉस करेगा, करेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट करेगा। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं? हेलो, ये एक्सेस कैपेसिटी देख पा रहे हैं आप लोग? ये देखो सर, पहले इतना क्वांटिटी आउटपुट निकालता था, अब इतना क्वांटिटी आउटपुट निकाल रहा है। मतलब ये जो एक्सेस कैपेसिटी है ना, मार्केट डिमांड तो है, मार्केट डिमांड फुलफिल करने के लिए, ध्यान से बात को देखे सर, पहले मानो 100 क्वांटिटी निकालता था, अब 150 क्वांटिटी निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज अ मार्केट डिमांड। मार्केट इलास्टिक है ना, मार्केट इलास्टिक है। तो मार्केट डिमांड में और डिमांड में भी और क्या है, इलास्टिसिटी भी है और मार्केट में कंपटीशन भी बड़ा हेल्दी है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड भी फुलफिल करना है, लेकिन अब बहुत ज्यादा दाम नहीं करा सकते। मतलब इस एक्स्ट्रा कैपेसिटी को बनाने के लिए आपका कॉस्ट और रेवेन्यू एक दूसरे के करीब आ जा रहा है, आपका कॉस्ट और रेवेन्यू एक दूसरे के करीब आ जा रहा है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट और रेवेन्यू जब एक दूसरे के करीब आ गया, मतलब इक्वल लेवल में आ गया, तो आप थोड़ी ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर पाओगे। एक्सेस कैपेसिटी क्यों कर रहे हो फिर? सर एक्सेस कैपेसिटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड है, और डिमांड फुलफिल नहीं करोगे तो फिर मार्केट में वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट में लोगों को पता चलेगा ना कि भाई ये कंपनी का सामान नहीं यही मिलता है, तो लोग वो प्रोडक्ट लेना छोड़ देगा, ठीक है। उसका मार्केट के प्रति, उस प्रोडक्ट के प्रति एक डिसबिलीव आ जाएगा, और इसी चक्कर में एक्सेस कैपेसिटी फुलफिल करने जाता है, कॉस्ट बराबर का हो जाता है, खर्चा ऑलमोस्ट बराबर का हो जाता है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट बचता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं कर सकता। यही है मोनोपॉलिस्टिक में लॉन्ग रन। बोलो सर, मोनोपॉली समझ में आ गया हो, मोनोपॉलिस्टिक भी समझ में आ गया हो। लास्ट पॉइंट इज ओलिगोपॉली। आज बता के ही छोड़ूंगा सर, बोलो समझ में आया कि नहीं? कनेक्टेड है आप लोग? Yes, किसी का sir. आवाज नहीं आ रहा। Yes, sir. सर ओलिगोपॉली Yes, क्या है? sir. As you all know about ओलिगोपॉली, आप सबको ओलिगोपॉली तो पता है। ओलिगोपॉली क्या होता है?
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल पहले ही देके रखा था, कार मार्केट, फोर व्हीलर मार्केट इन इंडिया, कितना कंपनी होगा? मारुति सुजुकी, हुंडई, होंडा, है ना सर? बेस्ट एग्जांपल ही सब है, 4-5 मैक्सिमम 7-8 से ज्यादा नहीं। तो वेरी फ्यू प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट, कितना है? नेटवर्क कंपनी भी ले सकते हो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बस। ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट, कुछ वेरी फ्यू ही प्रोड्यूसर होगा। ओलिगोपोली इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये भी एक तरह का इम्परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं, बट इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट, लाइक मोनोपोलिस्टिक में जैसा हुआ। बट मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर हुआ करता था, यहाँ पर वेरी फ्यू होता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन देयर आर फ्यू, 2 to 10, 2 से 10 तक का स्टैंडर्ड है, 2 to 10। मोबाइल मार्केट भी ले सकते हो, मोबाइल मार्केट में जैसे सैमसंग, शाओमी, रियलमी, रेडमी, वन प्लस, नोकिया, यही तो है पॉपुलर मार्केट में, और क्या? इज देयर एनीथिंग एल्स सर? और कुछ बाकी रहेगा क्या? ओप्पो, वीवो, ओप्पो, वीवो, ओप्पो, वीवो, ओप्पो, वीवो। इंडियन दो कंपनी का नाम ले लेना चाहिए, माइक्रोमैक्स, लाभा, मोटा मोटी 8-10 के बीच में ही है, ठीक है? तो ये भी एक तरह का बेस्ट ओलिगोपोली का एग्जांपल। स्टैंडर्ड इज 2 to 10, इसका मतलब नहीं कि 10 की जगह अगर 12 हो जाए तो ओलिगोपोली से बाहर हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, ठीक है? सेलर इन ए मार्केट सेलिंग होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड, मतलब एक तरह का भी मार्केट में बिकता है और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी बेचता है, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। मतलब मोबाइल तो मोबाइल ही है ना रे भाई, सैमसंग का मोबाइल यूज करो या रेडमी का यूज करो, मोबाइल ही तो है, ऑलमोस्ट सेम ही तो है, कितना ज्यादा अलग है, बट उसके बीच में भी थोड़ा बहुत फीचर्स अलग होता है, ठीक है? सो ओलिगोपोली इज सेड टू एग्जिस्ट। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो, पेप्सी, कोको कोला। पेप्सी कोको कोला के बीच में भी कुछ अलग ब्रांड चलता है, जैसे मानो पेप्सी बेचता है माजा, माजा किसका है? माजा कोको कोला का है, पेप्सी का है स्लाइस, कोको कोला बेचता है माजा, पेप्सी बेचता है 7 अप, कोको कोला बेचता है स्प्राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ, है ना? तो ये सब ओलिगोपोली मार्केट का एग्जांपल है सर। एक बेचता है लिम्का तो दूसरा बेचता है माउंटेन ड्यू, हाँ सर, सिमिलर काइंड ऑफ। एक मार्केट में आ रहा है, पेप्सी कोको कोला को मात देने के लिए एक इंडियन कंपनी आ रहा है, क्या नाम है? रिलायंस, रिलायंस ला रहा है सर उसको, क्या नाम दिया उसका कि कोला, कुछ समथिंग कोला, क्या कोला भूल गया, कुछ समथिंग कोला है, क्या कोला मैं भूल गया सर। थम्सअप ऐसे इंडियन मार्केट में पहला कंपनी बना था जो पेप्सी कोका कोला को मात दे दिया था, बट बाद में थम्सअप बेच दिया पेप्सी कोका कोला को काफी महंगा दाम पे। और इंडियन मार्केट में आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई कोल्ड ड्रिंक्स बिकता है, मतलब ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, तो थम्सअप ही बिकता है सबसे ज्यादा। अब देखो ओलिगोपोली के कुछ टाइप्स होता है, जैसे प्योर ओलिगोपोली या परफेक्ट ओलिगोपोली, डील्स इन होमोजेनस प्रोडक्ट, सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एक्सेस कैपेसिटी इक्वल्स टू मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द अबव डायग्राम। मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है ये क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा, बट फिलहाल इतना समझो कि प्योर ओलिगोपोली मतलब जहाँ पर होमोजेनस प्रोडक्ट बिकता है। इसमें और भी चीजें हैं जैसे कि डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, जहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट डिफरेंसेस होता है जस्ट लाइक अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है? हल्का प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा तो वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली हो जाएगा। ओपन ओलिगोपोली, न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट एंड कम्पीट विद एक्जिस्टिंग फर्म। क्लोज ओलिगोपोली, जहां पर न्यू फर्म एंट्री नहीं कर सकता इतना इजीली, जैसे कि नेटवर्किंग बिजनेस इंडिया में,
मतलब अगर कोई चाहे तो रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल के साथ इतना इजीली कंपटीशन नहीं कर सकता है। काफी खर्चीला मार्केट है, हर कोई नहीं आ सकता। कोल्यूसिव ओलिगोपोली, कोल्यूसिव में कॉमन अंडरस्टैंडिंग और कोल्यूजन इन फिक्सिंग प्राइस एंड आउटपुट। कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहता है और दाम डिसाइड करवाने में एक कोल्यूशन चलता है। प्रोडक्शन में भी वही। कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पिटिटिविटी ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है और एक दूसरे के साथ पूरा कंपटीशन करता है। पर्शियल ओलिगोपोली, व्हेन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, एक लार्ज फर्म होता था जो प्राइस लीडर है, ठीक है, ऐसा पर्शियल ओलिगोपोली। मतलब हल्का सा मोनोपोली जैसा भाव है, ठीक है, हल्का सा मोनोपोली जैसा भाव है बट ओलिगोपोली है। फुल ओलिगोपोली, एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, फुल ओलिगोपोली में कोई प्राइस लीडरशिप नहीं होता। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, फर्म सेल्स देयर प्रोडक्ट थ्रू सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट चैनल, मतलब उस फर्म का प्रोडक्ट एक संगठन के बीच में ही बिकता है। संगठन मतलब सिंडिकेट, सिंडिकेट के बाहर जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। सिंडिकेट डिसाइड करेगा कि क्या दाम में मार्केट में माल को बेचना चाहिए, सिंडिकेट के ऊपर जाके कोई काम नहीं कर सकता। तो मतलब दे आर नॉट ओपन। ऑर्गेनाइज्ड फर्म ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइस, आउटपुट एटसेट्रा, लाइक ओपेक। ओपेक मतलब ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज का बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म है, जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज का मेंबर होते हैं उनको ओपेक में काउंट किया जाता है सर, जानते हो आप लोग? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। कितना लोग इसका मेंबर है जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करता है, वो सब लोग यहाँ का इसका मेंबर है। तो इसमें मेन मेन मेंबर साहब अगर ये देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में दुनिया में ओपेक का मेंबर, लुक एट सर, रशिया, ईरान, दुबई, ठीक है। यहाँ पर आपका अफ्रीकन नेशंस में कुछ कोई है, ये सब कुछ 4-5 अफ्रीकन नेशंस है जहाँ पेट्रोलियम काफ़ी फेमस है। यहाँ पर ये है आपका साउथ अमेरिका में कोलंबिया, ठीक है, ये आपका मेक्सिको, ठीक है, और यहाँ पर आपका साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया के कुछ एरिया है, ठीक है। ये लोग ओपेक का मेंबर है। तो ये मेंबर के बाहर जाके ना कोई भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। आपको ओपेक के मेंबर होकर ही काम करना पड़ेगा। तो जिनके पास अच्छा खासा पेट्रोल का रिजर्व होता है, ठीक है, डीजल का रिजर्व होता है या फिर माइंस होता है, वही सिर्फ इसका मार्केट को ऑपरेट करता है। सेंट्रल एसोसिएशंस फॉर फिक्सिंग प्राइस, आउटपुट एटसेट्रा, लाइक ओपेक। सब बहुत बड़ा मार्केट है सर। मार्केट के बारे में बात करने बैठोगे ना, अभी अगर मुझे बोलोगे कि सर ओपेक में ही बात करते जाओ, सिर्फ ओपेक में ही बात करते रहूंगा, ठीक है। चलो अभी कैरेक्टरिस्टिक तो समझ में आ गया सर आपको। फ्यू सेलर्स, ठीक है, सेलर्स बहुत ज्यादा नहीं होता है। इंटरडिपेंडेंस, ओलिगोपोली में हर कोई एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। When the number of competitors is few, any change in price, output and advertising technique by a firm will have a direct effect on the fortune of rivals. जैसे कल अगर जियो बोलता है कि 599 का जो रिचार्ज पैक है वो 399 में अवेलेबल किया जाएगा या 499 में अवेलेबल किया जाएगा, व्हाट डू यू थिंक? एयरटेल में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। या वोडाफोन आइडिया में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? मतलब 599 में तीनों दे रहा था, अचानक से जियो बोला कि भाई 599 का पैक हम लोग 499 में अवेल करेंगे, जिसमें आपको डेली का 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट मिलेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, लोग जियो में शिफ्ट करेगा, यस और नो? काफी सारे लोग शिफ्ट हो जाएगा। आइए आंसर। अरे हाँ ना, गुप्ता बोलो। यस सर। इंटरडिपेंडेंस ओलिगोपोली में बहुत दिखता है। जैसे टाटा ने नेक्सॉन को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ई व्हीकल बनाया ना, इलेक्ट्रिक कार। अब टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कार बनाया, जैसे कि टाटा नेक्सॉन बहुत पॉपुलर हुआ, तो आजकल उसको देख के मारुति भी आ रहा है सर। मारुति सुजुकी भी इलेक्ट्रिक कार में आ रहा है। मैं सुन रहा था ऑल्टो अभी इलेक्ट्रिक कार में आएगा।
ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एक बिजनेस ने डिसाइड किया तो उसका इफेक्ट दूसरा बिजनेस में भी दिखता है। तो इंटरडिपेंडेंट है एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। यस सर, प्राइस कंपटीशन इतना नहीं है कि भाई देखो वो 7 लाख में दे रहा है हम 6.5 लाख में देंगे, ऐसा नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, कोई 7 लाख में दे कोई 6.5 लाख में दे, ये उतना मैटर नहीं करता, बट एडवर्टाइजमेंट मैटर करता है। ठीक जैसे मोनोपोलिस्टिक में एडवर्टाइजमेंट देख के लोगों के मन में कंपनी के प्रति, कार के प्रति इमोशंस क्रिएट करना और फिर उसका सेल होना, ये देखने को मिलता है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन है यहाँ पर, बट कंपटीशन इज देयर। ठीक है, कंपटीशन इज देयर। If they start undercutting one another type of price war will emerge with the drive few of them out of market। अगर प्राइस वार में ये लोग उतर जाए ना तो 2-4 कंपनी बंद होकर घर पे बैठ जाएगा। प्राइस को लेके ये लोग वार नहीं करेगा क्योंकि ये काफी महंगा चीज होता है और प्राइस बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब 7 लाख का, जो लोग 7 लाख खर्चा करके गाड़ी खरीद सकता है वो लोग 6 लाख, जो मतलब सिंपल बात है 7 लाख की जगह अगर कोई 7,20,000 का भी दाम कर देना उतना इफेक्ट नहीं करता है। मतलब जो 7 लाख लेके जाएगा ना वो 20,000 भी लेके आ जाएगा सर। तो प्राइस इज नॉट द बिग मैटर, लेकिन 7 लाख का चीज 8 लाख में थोड़ी ना कोई बेचेगा, है ना, बात को समझे। तो इसलिए प्राइस वार इज नॉट देयर। प्राइस वार करने बैठेगा तो आधे से ज्यादा कंपनी घर बैठ जाएगा। और ये ग्रुप में बिहेव करता है। देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर in the oligopoly। The member of a group agree to pull together in the promotion of common interest, or will they fight to promote their individual interest? Each oligopolist closely watches the business behavior of the other oligopolist in the industry and then design his moves on the basis of some assumptions। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता है, जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ते हैं, मैं उनको अभी तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले को नहीं पढ़ाता, एक टाइम पे मैं पढ़ाता था। ठीक है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने में ना बड़ा मजा आता है क्योंकि CA में मुझे थोड़ा सा ही मौका मिलता है इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। तो एक जमाना था जब मैं अपने दोस्त लोगों को, फ्रेंड लोगों को पढ़ाता था, MCOM MBA जो लोग करता था उन दिनों पढ़ाता था। तो उसमें गेम थ्योरी बोल के कॉन्सेप्ट आता है। कभी अगर आप लोग इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे थोड़ा ज्यादा, ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ने का मौका मिल सकता है। गेम थ्योरी बोल के एक थ्योरी होता है। तो गेम थ्योरी में ना एक्चुअली यही मूवमेंट के बारे में बातचीत होता है, कैलकुलेशन में कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर कोई काम, मतलब कोई डिसीजन ले रहा है तो दूसरा लोग क्या करेगा। ठीक है, तो उसको गेम थ्योरी बोलते हैं। गेम थ्योरी मतलब अपने इंडिविजुअल ग्रुप बिहेवियर को देख के दूसरा फर्म की तरफ से क्या स्टेप्स, मतलब टाटा मोटर्स का स्टेप्स को देख के मारुति सुजुकी का स्टेप्स, हुंडई का स्टेप्स को देख के होंडा का स्टेप्स। ठीक है, इट्स लाइक दैट। ठीक है, जैसे गाड़ी में जैसे आजकल बहुत चलता है वॉर, गाड़ी में देखे हो, मतलब अगर मैं बाइक में बात करूं तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं सर, जैसे इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट सेलिंग बाइक आज के डेट में है दैट इज रॉयल एनफील्ड सर। ठीक है, थोड़ा सा लग्जरी में रॉयल एनफील्ड मेटेओर वर्सेस किसको दिया जाए, हंटर, बजाज एवेंजर, जावा। आप समझ रहे हो ना, ये वर्सेस देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, होंडा के गाय सर हाइनेस बोल के। ठीक है, रॉयल एनफील्ड हंटर के साथ, अच्छा हंटर रॉयल एनफील्ड का ही है, मतलब सेम ब्रांड के अंदर भी कंपटीशन है, दूसरे ब्रांड के अंदर भी कंपटीशन है। तो इस तरह से फार्म डिसाइड करते हैं भाई किसका फीचर्स में अच्छा है। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर को देख के। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ओलिगोपोली इट्स वेरी सिंपल सर। किंग डिमांड कर्व, ठीक है, ये क्या होता है, निक डिमांड कर्व, इंटरमीडिएटनेस ऑफ डिमांड कर्व, ये क्या होता है, indeterminateness of demand curve, because of interdependence of the firm in oligopoly and because of inability of a particular firm to predict the behavior of other firm, the demand curve facing an oligopolistic firm loses its definiteness and determinateness। मतलब ऑपोजिट फर्म क्या बिहेव करेगा ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता है। मतलब जियो क्या करेगा ये प्रेडिक्ट करना एयरटेल के लिए इतना आसान नहीं होता, या फिर ऐसे बोलो कि ओप्पो क्या मूव लेगा ये डिसाइड करना रियलमी के लिए इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि interdependence of the firm in oligopoly and because of inability of a particular firm to predict the behavior of other firm, तो डिमांड कर्व ना
एक सर्टेन लेवल तक, मतलब कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं, उसका क्या प्राइस रखूं, एक सर्टेन लेवल तक ठीक है, बट उसके बाद ना वो थोड़ा सा ना ऐसे बेंड हो जाता है, और जिस पॉइंट में ये बेंड होता है ना, इसको किंग कर्व भी कहा जाता है, ठीक है, KINKED, ठीक है, जिसको यहाँ पर के पॉइंट में देखा गया, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, बिकॉज प्रेडिक्ट करना थोड़ा इनडिटरमिनेटनेस हो जाते हैं, मतलब डिटरमाइन करना मतलब डिटरमाइन कर लेना, और इनडिटरमाइन मतलब अभी प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ओलिगोपॉली में ऐसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपॉली में इट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल, बट ओलिगोपॉली में ये नहीं होता, इसीलिए ओलिगोपॉली कर्व, डिमांड कर्व एक सर्टेन लेवल के बाद थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। देख पा रहे सर, वही उसका एवरेज रेवेन्यू भी है, यही उसका एवरेज रेवेन्यू भी है, और यही इसका डिमांड कर्व भी है, ये ड्यू टू इनडिटरमिनेटनेस, ठीक है, वो डिटरमाइन नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है सब? डिमांड कर्व फेसिंग एन ओलिगोपॉलिस्ट में हैव अ किंग एट द लेवल ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस सजेस्टिंग स्टिकीनेस इन द प्राइस लेवल, मतलब वो अपना पुराना दाम पे शिफ्ट हो सकता है। The king is formed at the prevailing price level at K because the segment of demand curve above K is highly elastic and the below K is inelastic. मतलब the difference in elasticity is due to particular competitive reaction pattern. Each oligopolist believe, मतलब हर एक oligopolist, मतलब जैसे जियो बिलीव करता है एयरटेल के बारे में, या एयरटेल बिलीव करता है जियो के बारे में, that it lowered their price below K, मतलब जियो को लगता है कि एयरटेल उसका दाम कम करेगा, एयरटेल को लगता है उल्टा कि जियो दाम कम कर देगा, ठीक है, एंड कॉम्पिटिटर विल फॉलो देम ऑटोमेटिकली। अगर जियो कम करेगा तो एयरटेल को भी कम करना पड़ता है, नहीं तो मार्केट प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो whereas if he raises the price above the K, मतलब his competitor will not follow his increase in price, मतलब दाम बढ़ाने से कोई दाम नहीं बढ़ाता, बट दाम कम करने से, दाम कम करने के पीछे कॉम्पिटिटर जरूर भागता है। तो ये K तक ना इलास्टिसिटी सही है, बट K के नीचे इलास्टिसिटी ना अनप्रेडिक्टेबल है। ये जो इनडिटरमिनेटनेस है ना, यही चक्कर है, यही ओलिगोपॉली का चक्कर है। दाम अगर जियो कम करेगा तो एयरटेल भी कम करेगा, लेकिन अगर कल जियो दाम बढ़ा देता है तो एयरटेल बोलते हैं ठीक है तुम बढ़ाओ भाई, हम तो नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमको कस्टमर बनाए बहुत मेहनत से, अब तो मेरे को लूज नहीं करना है। तो ये देखा जाता है, तो इसको कहा जाता है किंग डिमांड कर्व एंड इनडिटरमिनेटनेस ऑफ द डिमांड कर्व, जो इसके कारण ओलिगोपॉली कर्व पहले इलास्टिक होता है, उसके बाद इनइलास्टिक हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा गिर जाता है। समझ में आया? ये जो बेंडिंग है ना, ये इनडिटरमिनेटनेस के लिए होता है। सर बात समझ में आया कि नहीं आया? देयर इज मोर टू, और दो पॉइंट है सर, जान लो। प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी क्या है? Price rigidity is found in oligopolist market because when an oligopolist lower the price, his competitor will feel that if they do not follow the price cut, their customers will run away. Simple है। अगर जियो प्राइस को कम करेगा तो एयरटेल को भी कम करना पड़ेगा, नहीं तो एयरटेल वाले छोड़ के जियो में भाग जाएगा। Each has lowered the price, so thus in order to maintain the customer, they will also lower their price. Thus the upper portion of the demand curve is price elastic. On the other hand, if a firm increase the price of its product, there will be a substantial reduction in its sales because as a result of rise in price, अगर दाम बढ़ जाएगा तो customer will not attracted with them, so its customer will withdraw from it and go to its competitors, मतलब जहां दाम कम हुआ है वहां पर चला जाएगा, which will welcome the customers and will gain and sales. These happy competitors will have therefore no motivation to match the price rise. प्राइस राइज के साथ कोई मैच नहीं करना चाहता, बट प्राइस लो के साथ मैच करना चाहता है। So oligopolist who raises its price will lose a great deal and will therefore refrain from increasing price. This behavior of oligopolists explain the inelastic lower portion of the demand curve, and each oligopolist will thus adhere to the prevailing price, seeing no gain in changing it, and king will be formed at the prevailing price, that is OP equals to KQ. सर बात को मैं वापस बताता हूं, फिर से समझो। ओलिगोपॉलिस्ट मतलब जैसे जियो एयरटेल को ही समझ लो आप, ठीक है। जियो एयरटेल क्या देखता है, अगर जियो दाम कम करेगा तो एयरटेल को भी दाम कम करना पड़ता है। अगर जियो प्राइस को कम करेगा तो एयरटेल भी दाम को कम कर देगा, क्योंकि कस्टमर लूज हो जाएगा। लेकिन कल जियो दाम बढ़ा देता है तो एयरटेल अपने आप को कांस्टेंट रखता है।
तो जहां पर प्राइस इस लेवल में है ना, इस लेवल में दोनों सिमिलर कैटेगरी में है, और यहाँ पर इलास्टिक दिख रहा है अप टू के तक, डी के का जो एरिया है और पी के जो प्राइस एरिया है, ठीक है, यहाँ तक दोनों इलास्टिक लेवल में है। बट एक बार जियो प्राइस को कट कर दिया कस्टमर में मिलने के लिए, तो डिमांड का थोड़ा गिर जाता है। फिर एयरटेल ये नहीं सोचता कि मैं फिर से दाम बढ़ाऊं, क्योंकि अगर एयरटेल वापस दाम को बढ़ाने का सोचेगा ना, तो जो कस्टमर उसको मिला था वो कस्टमर फिर से जियो में शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जिसके कारण ये किंग हो जाता है ये पॉइंट के बाद, तो ऑलवेज ओलिगोपोलिस्ट चाहते हैं कि हम इसी प्राइस जोन में रहे। दे आर ऑलवेज रिजिड, ये उतना जल्दी प्राइस को कम नहीं करता, क्योंकि कम करने के बाद जो वार छेड़ता है ना मार्केट में, उस वार में दोनों को प्रॉब्लम है, दोनों को प्रॉब्लम है। इसलिए दे ऑलवेज वांट टू मेंटेन देयर प्राइस, एंड इसीलिए यहाँ पर आप प्राइस चेंजेस नहीं देखोगे, इसी रेंज में घूमता फिरता है। दाम चेंज करना ओलिगोपोलिस्ट फर्म के लिए एक प्रॉब्लमेटिक मूव हो सकता है, क्योंकि वापस आना मुश्किल होता है, और वापस ना नहीं आ पाएगा तो फिर लॉस में चला जाएगा। ऐसा हुआ है रिसेंटली, ऐसा रिसेंटली जियो एयरटेल और वोडाफोन के बीच में हुआ है, तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। सब्सटेंशियल बैरियर्स टू एंट्री इन ओलिगोपोली, देयर इज नो फ्री एंट्री एंड नो ब्लॉक्ड एंट्री। फ्री भी नहीं है, ब्लॉक भी नहीं है, सो वी कैन से दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल बैरियर्स। हाँ, थोड़ा बहुत है, ठीक है, पैसा है तो आ सकते हो, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आ सकते, मौका मिलने से जरूर आ सकते हो। नॉट लाइक मोनोपोली, नॉट लाइक इंडियन रेल, ठीक है, बट देयर इज अ सब्सटेंशियल बैरियर, नॉट फुल बैरियर। अब ये था मोनोपोली बिजनेस का, ओलिगोपोली बिजनेस का डिटेल्स। अब यहाँ पर जितना मैंने आपको बोला, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट का एक समरी दिया हुआ है, जरूर देखें। एंड ईच चैप्टर के एंड में, जैसे मार्केट चैप्टर के एंड में आपको यहाँ पर 100 MCQ क्वेश्चंस भी मिलेगा, ठीक है, जिसका आंसर्स भी लास्ट में एनालिटिकल वे में दिया हुआ है। आप जरूर प्रैक्टिस करें, जहां डाउट हो आप मुझे जरूर पूछें, ठीक है सर। समझ में आया सर? अरित्री, सनोन, नैनी, प्रीतम, रवि, साहिल, बोलो सर, ओलिगोपोली समझ में आया ना? हाँ सर। यस सर। नोट्स अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बोलो, मैं शेयर करता हूँ, और अगर है तो घर पे रिवाइज करना चालू करो, और चैप्टर के एंड में जितना क्वेश्चंस है उसे भी गो थ्रू करो। कोई डाउट है तो सर मुझे नोट्स चाहिए। नोट्स दिया हुआ है, एक बार देख तो चेक करके इकोनॉमिक्स का, अगर नहीं है तो मैं फिर से दे देता हूँ। सर मेरे Okay. पास नहीं है। ओके प्रीतम, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है सर। तो फिर आज का इतना ही है, आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में मार्केट रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। रेडी हो जाओ सर। यस सर। ओके सर, ठीक है, चलो फिर टाटा, गुड नाइट, चलो फिर, Thank you, sir. थैंक यू सर। सर नहीं सर। ओके सर, ओके सर, टाटा।